मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 281 से 290 तक सुनते हैं। भाटिया परिवार और बालानी परिवार की ताकत का इस्तेमाल किए बिना वो अकेला ही देशपांडे परिवार से निपटने के लिए काफी था। जब मैं पैराडाइज क्लब के सामने पहुंचा तो मैंने पाया कि वो जगह सुनसान और वीरान थी, पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक नोटिस लगा था जिसमें लिखा था कि ये 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वहां इतना सन्नाटा था। पता चला कि ये आम जनता के लिए खुला नहीं था। वो सीधे गेट से अंदर चला गया और क्लब में दाखिल हो गया। पूरा रास्ता चलते हुए मैंने पाया कि जो इमारतें पहले जगमगाती थी वे अब अंधेरी थी। सिर्फ उनके पीछे वाला चौक ही रोशनी से जगमगा रहा था। यहां कदम रखते ही चौक के बीचों बीच संगमरमर से बनी एक चाय की मेज है और उस पर बैंगनी रेत के उत्तम चाय के सेट रखे हैं। वेदांत मेज पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। इत्मीनान और संतुष्ट लग रहा था। अर्णव को आते देख वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बल्कि सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोला, चूंकि आप यहां हैं तो कृपया बैठ जाइए। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? अर्णव ने पूछा और चाय की मेज के सामने बैठ गया। हाँ, आप मेरी अपेक्षा से थोड़ी देर से आए। वेदांत हल्के से मुस्कुराया, मानो किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो जिससे वो कई सालों से नहीं मिला हो। उसने चायदानी उठाई, एक कप चाय डाली और अर्णव के पास भेज दी। आप मेरे मेहमान हैं, चाय पीजिए। ये चाय अच्छी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अर्णव ने अपने सामने रखे बैंगनी मिट्टी के चाय के कप की ओर देखा, लेकिन उसका कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। वेदांत मुस्कुराया और बोला, तुम्हें डर है कि मैं चाय में जहर मिला दूंगा? अर्णव ने कहा, यह सच है, तुम्हारे जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, मुझे सावधान रहना चाहिए। विक्रांत मुस्कुराया और बोला, मान जाना शिष्टाचार है, अगर तुम नहीं पियोगे तो भूल जाओ। अर्णव ने उसे कठोर निगाहों से देखा और कहा, प्राचीन चिकित्सा उद्यान के खिलाफ हाल की घटनाएं क्या तुम्हारे द्वारा लोगों को परेशानी पैदा करने के लिए भेजने के कारण हुई है? विक्रांत ने चाय का प्याला उठाया, आराम से एक घूंट लिया और बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? सक्सेना फार्मास्यूटिकल ने तुम्हारा क्लिनिक सील कर दिया। डॉक्टर परेशान करने आए थे, या उस जिनसिंग के पौधे की? लगता है मेरा अंदाजा सही था, तुम ही तो थे इन सब के पीछे। अर्णव बोला, इस बार तुमने बहुत पैसा खर्च किया, और कुछ नहीं तो उस 1000 साल पुराने जिनसिंग पर ही तो खर्च किया। विक्रांत बोला, हां, मैंने इसे 3 साल पहले 3 करोड़ में खरीदा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी इतनी जल्दी कीमत बढ़ जाएगी। जब मैंने इसे तुम्हें दिया तो इसकी कीमत 5 करोड़ हो गई। हालांकि ये थोड़ा महंगा है, फिर भी तुम्हारे लिए ये काबिले तारीफ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम जानते हो कि ये चीजें मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, तो फिर तुम इन्हें क्यों करते हो और इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? इसका मकसद क्या है? विक्रांत थोड़ा मुस्कुराया, क्या अब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ? अर्णव ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मुझे यहां खींचने के लिए ही इतनी सारी चीजें की हो? विक्रांत ने कहा, यह एक शिकारी का बिछाया हुआ जाल है, बिना चारा डाले ये कैसे हो सकता है? शिकार चारा कैसे खा सकता है? हालांकि वो जानता था कि ये एक जाल है, अर्णव ज्यादा घबराया नहीं और शांति से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि हमारे बीच पहले भी कुछ झगड़े हुए थे, लेकिन हमने तुम्हें इतना जानबूझकर ऐसा करने नहीं दिया, है ना? तुम क्या जानती हो, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मुझे जिंदगी भर सोने और खाने में परेशानी होगी। इस पर विक्रांत के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसने गुस्से से कहा, सानवी मेरी औरत है और मैं उसे कभी किसी को छूने नहीं दूंगा। जो भी उसे छुएगा वो मर जाएगा, और तुम भी कोई अपवाद नहीं होगे। और तुमने मुझे एक के बाद एक थप्पड़ मारे, मेरा चेहरा बिगाड़ दिया और मुझसे करोड़ों कमाए। मैं विक्रांत राजगढ़ शहर में अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी पर पैर रखता है, लेकिन मुझे कभी किसी ने पैर नहीं रखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे यूं ही जाने दूंगा? ओह, अर्णव ने सिर हिलाया, अब मैं बहुत उत्सुक हूं। तुमने मुझे यहां फंसाने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, तुम्हारा तुरुप का पत्ता क्या है? हाँ हाँ हाँ, विक्रांत घमंड से हंसा और फिर गर्व से बोला, सच में, जब से तुम यहां बैठे हो तुम मेरे जाल में फंस गए हो। क्या अब तुम्हें थोड़ा चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही है? अर्णव ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि सब ठीक है। विक्रांत के हाव भाव बदल गए। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। इस चाय के प्याले में अमर नशा समाया है।
ये शक्तिशाली नशा सुगंध से भी फैल सकता है। तुमने अभी अभी चाय की खुशबू ली है और ये बहुत सुगंधित है। तुम्हें अब जहर होना चाहिए। मैं समझ गया, तुम हिलने डुलने की क्षमता खो चुके होगे। हालांकि तुम्हारे अंग स्पष्ट रूप से कमजोर हैं, फिर भी तुम यहां मेरे साथ शांत रहने का नाटक कर रहे हो, है ना? अर्णव ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसके सामने रखा चाय का प्याला पकड़ा और जोर से उसके चेहरे पर दे मारा। ये इतना शक्तिशाली था कि बैंगनी मिट्टी का चाय का प्याला टुकड़े टुकड़े हो गया और गर्म चाय उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। उसी समय विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर विक्रांत, क्या आपको लगता है कि मैं अब कमजोर हो गया हूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको चखूं? विक्रांत जमीन से उठे और अविश्वास से बोले, असंभव। यह बिल्कुल असंभव है। जाहिर है तुमने पी लिया है, फिर भी कुछ गड़बड़ क्यों नहीं है? अर्णव बोले, तुम्हारे जैसा इंसान बहुत चालाक है। यह कहना तो अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसके पास दिमाग ही नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि मैं एक बेहतरीन प्राचीन चिकित्सा शास्त्री हूं? मेरे साथ ऐसे घिनौने तरीके कैसे कारगर हो सकते हैं? यहां बैठते ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत पहचान लिया कि चाय में शेनक्सिनजुई नाम की एक तेज दवा है। बस इस चीज का उस पर असर बहुत ही दयनीय है। अराजक ऊर्जा की गति ने शरीर से सारे विषाक्त पदार्थों को पहले ही बाहर निकाल दिया है। बेटे, तुम्हारे पास वाकई कुछ तरकीबें हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के 3 शिष्यों को एक के बाद एक मार डाला। जैसे ही अर्णव ने बोलना समाप्त किया, ताओवादी वस्त्र पहने 2 अनुभवी ताओवादी अंधेरे से बाहर निकले। पिछली ताओवादी दर्शनी की तुलना में ये दोनों अनुभवी ताओवादी ज्यादा उम्र की है और उनकी दाढ़ी और बाल सफेद है, लेकिन वे ऊर्जा से भरपूर है और एक मजबूत व्यक्ति की आभा बिखेरती है। अर्णव ने उन दोनों की ओर देखा। क्या आप पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय से हैं? बाई और बैठे वृद्ध ताओवादी ने कहा। यह बेचारा ताओवादी पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय का बाया रक्षक ककुट। दाई और बैठे वृद्ध ताओवादी ने कहा। यह बेचारा ताओवादी पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय का दाया रक्षक दाकूट। अर्णव ने उपहास किया। बाएं और दाएं तरफ के रक्षक भी बाहर भेज दिए गए हैं और भूत सचमुच वही रुका हुआ है। ककुट ने कहा, वरना तुम क्या सोचते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने हमारे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के 3 शिष्यों को मार डाला हो और हम बस यूं ही छोड़ दिया? डाकूट ने कहा, अगर तुमने हमारे पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के लोगों को छूने की हिम्मत की तो इसका एक ही परिणाम होगा, और वो है मृत्यु। ये सही है। अर्णव ने कहा, यह अफसोस की बात है कि तुम ही मरोगे, मैं नहीं। दर्शनी और अन्य लोगों ने भी पहले यही कहा था, लेकिन अब वे सभी मर चुके हैं। यद्यपि ये दोनों वृद्ध ताओवादी साधना में बहुत ऊंचे हैं, फिर भी वे आध्यात्मिक स्तर के मध्य चरण में ही हैं और वे उसकी नजर में बिल्कुल भी नहीं है। एक ही स्तर पर अजय होने के कारण वो इन दोनों लोगों को जादू का उपयोग किए बिना भी मार सकता था। घमंडी लड़के, मृत्यु भोगो! ककूट जोर से चिल्लाया और उसके पीछे रखी लंबी तलवार तुरंत उसके हाथ में आ गई और फिर एक चांदी के ड्रैगन में बदल गई और उसकी ओर बढ़ी। अर्णव ने वार किया। उसी समय दाकूट फिसलकर अर्णव के पीछे आ गया और अपने हाथ में रखी लंबी तलवार से वार किया। वे दोनों मिलकर काम करते थे और स्पष्टतः आक्रमणों को संयोजित करने में कुशल थे। हालांकि दोनों ने ये बात बहुत अहंकार से कही थी, लेकिन वास्तव में वे मन ही मन बहुत सतर्क थे। आखिरकार उनके सामने वाले व्यक्ति ने एक के बाद एक 3 पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला था, इसलिए उसकी साधना का स्तर कल्पना से परे होना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने अर्णव को कम आंका। मर जाओ! अर्णव चिल्लाया और उसकी हथेली में तुरंत ड्रैगन टूथ उभर आए। उसने अपने पीछे डाकूट को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया, बल्कि अपनी पूरी ताकत से ककुट पर वार किया। ककुट टस से मस नहीं हुआ। उसकी राय में आध्यात्मिक स्तर के मध्य चरण में अपनी साधना के कारण वो इस युवक को निश्चित रूप से पीछे धकेल देगा और दाकूट की तलवार के नीचे मर जाएगा। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी तलवार ड्रैगन टूथ से टकराकर एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न करेगी। न केवल वो अर्णव को पीछे धकेलने में विफल रही, बल्कि उसे रोकने में भी उसका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। ड्रैगन टूथ ने आकाश को तलवार की रोशनी से भर दिया और उन्होंने ककुट की छत की बीम को काट डाला। आह! ककुट को उम्मीद नहीं थी कि अर्णव का हथियार इतना तेज होगा और उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। इससे पहले कि वो ड्रैगन टूथ को चकमा दे पाता, खून की एक धार निकली और उसे तुरंत 2 टुकड़ों में चीर दिया। उसी समय अर्णव ने अपने पीछे दाकूट की तलवार से बचने के लिए अपनी आगे की गति पर भरोसा किया। दोनों ने पूरी ताकत से हमला किया और एक ही वार में ककुट को मार गिराया। डाकूट की आंखों में भय का भाव झलक उठा। एक साथी मार्शल कलाकार होने के नाते वो अच्छी तरह जानता था कि उसके कनिष्ठ साथी प्रशिक्षु का साधना स्तर उसके बराबर ही था। विक्रांत और भी हैरान हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि अगर पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के 2 संरक्षक एक ही समय पर हमला करेंगे तो अर्णव के बचने की कोई संभावना नहीं होगी।
लेकिन नतीजा उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला। ककुट में वास्तव में प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी। अर्णव ने मुड़कर दाकूट को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ही मरे हो। दाकूट के भाव जटिल थे। उसकी साधना का स्तर ककुट से ज्यादा नहीं था। अभी उन दोनों में से कोई भी उनके संयुक्त आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब वो अकेला बचा था। परिणाम की कल्पना की जा सकती थी। अचानक उसके पैर हिले, वो मुड़ा और भाग गया। चूंकि आप उसे हरा नहीं सकते, इसलिए पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। जब चाहो आओ और जब चाहो चले जाओ। कुछ भी इतना सस्ता नहीं है। स्वाभाविक रूप से अर्णव उस व्यक्ति पर जरा भी दया नहीं दिखाते जो उनकी जान लेने आया था। उन्होंने अपनी कलाई उठाई और ड्रैगन टूथ बिजली की तरह चमक उठे और तुरंत डाकू के हृदय में समा गए। ड्रैगन टूथ की तीक्ष्णता के कारण डाकू की शरीर रक्षक ऊर्जा उसे रोक नहीं पाई और उसे एक जोरदार वार लगा और वो जमीन पर कीलों से जड़ दिया गया। उसका शरीर ऐंठ गया। उसने 2 बार और पैर मारे और अंततः उसकी सांसें थम गई। अर्णव आगे बढ़े और ड्रैगन टूथ निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। चमकती तलवार की रोशनी में खून का एक निशान भी नहीं था। वो सचमुच एक अनमोल तलवार थी। वो मुड़े और विक्रांत को ठंडी आंखों से देखा। विक्रांत अर्णव की जानलेवा आंखों और ड्रैगन टूथ को ठंडी रोशनी से चमकते हुए देखकर कांप उठे। पाह पाह उफ। लेकिन इसी समय उसके बगल में अचानक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके कौशल इतने अच्छे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि देशपांडे परिवार मुझसे यंग मास्टर वीर से कार्रवाई करने के लिए कहना चाहता है। अर्णव को कोई जल्दी नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक 20 साल का युवक चला रहा था। उसके पीछे 10 काले अंगरक्षक थे। ये 10 लोग अमीर लोगों में उसने अब तक देखे गए सबसे प्रभावशाली अंगरक्षक थे और उनमें से हर एक नश्वर स्तर का योद्धा था। सबसे खास बात यह थी कि उनमें से 4 के हाथों में बंदूकें थी और काले थूथन खुद पर ताने हुए थे। 4 बंदूकों ने उसे संकट का सबसे बड़ा एहसास दिलाया। हालांकि अर्णव ऊपर से शांत था। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। अभी उसकी साधना का स्तर उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां उसे गोलियों का डर न हो और उसे जल्द से जल्द इस संकट का समाधान ढूंढना होगा। साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया कि उस युवक की पहचान साधारण नहीं थी। देश में बंदूकों पर नियंत्रण बेहद सख्त था। धनी युवक भी शायद ही कभी अपने अंगरक्षकों को बंदूकों से लैस करने की हिम्मत करते थे। उसने उस युवक की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? उस युवक को आते देख विक्रांत का आत्मविश्वास लौट आया और उसने गर्व से कहा, अर्णव, वो यंग मास्टर वीर ढींगरा है जो हमारे राजस्थान की बात तो छोड़ो, पूरे उत्तरी भारत में कुलीन ढींगरा परिवार का सदस्य है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया है वो इतना आसान होगा? आज जिस स्थिति को अनिवार्य हत्या कहा जा रहा है उसकी वजह पूरी तरह से यंग मास्टर वीर ही है। वीर ढींगरा के बाल बहुत ही बारीकी से सजे हुए हैं। उन्होंने एक बड़ा काला लबादा पहना हुआ है और चेहरे पर धूप का चश्मा लगाया हुआ है। वे समाज में एक बड़े भाई जैसे लग रहे हैं। वो 2 कदम आगे बढ़ा, अर्णव की ओर देखा और बोला, बेटा, मैंने शुरू में सोचा था कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अभी भी कुछ क्षमताएं हैं। अर्णव ने कहा, लगता है हम पहली बार मिले हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैंने यंग मास्टर वीर को कहाँ नाराज किया। 4 बंदूकधारी अंगरक्षक अनुभवी थे और उनसे 20 कदम की दूरी पर रहते थे। दूरी ज्यादा नहीं थी जिससे उन्हें सिर दर्द हो रहा था। वो बस इसी में काम चला रहे थे और जितना हो सके मौके तलाश रहे थे। तुम्हारे पास मुझे नाराज करने की योग्यता नहीं है। हमारे ढींगरा परिवार की क्या हैसियत है? क्या कोई नाराज कर सकता है? वीर ढींगरा ने घमंडी नजरों से कहा। सच कहूं तो देशपांडे परिवार ने मुझे इस बार कुछ शर्तों के साथ यहां बुलाया था। सबसे पहले ये पैसों के लिए था। विक्रांत ने अकेले मुझे 50 करोड़ का फायदा पहुंचाया। इसके अलावा कल से प्राचीन औषधि उद्यान और डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल भी मेरी संपत्ति होंगे। उन्होंने बेहद निश्चित स्वर में कहा, मानो ये बात पूरी तरह से लागू हो गई हो। उनकी वजह से ही मैं कार्रवाई करने के लिए राजी हुआ और अब से वे मेरी औरतें होंगी। युवा गुरुवीर, क्या आपको यह ज्यादा नहीं लगता? और यह राजगढ़ शहर है। अगर आप यहां यूं ही बंदूक चलाएंगे तो क्या आपको इसके अंजाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अर्णव की आंखों में एक ठंडक दौड़ गई और उसने जल्दी से अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर जादू का नुस्खा दबा लिया। अगर ये 10 नश्वर स्तर के अंगरक्षक उसकी नजरों में नहीं थे तो असल बात यह थी कि 4 बंदूकें उस पर बहुत दबाव डाल रही थी। अगर आप इन लोगों से एक साथ छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप केवल जादू के उस्ताद की क्षमता का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय वो 5 वज्र तविज तैयार कर रहा था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो वज्र की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सामने खड़े सभी लोगों को मार डालेगा। वीर ढींगरा को जाहिर तौर पर यह पता नहीं था। उसने गर्व से कहा, परिणाम? क्या परिणाम हो सकते हैं? मैं ढींगरा परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं।
एक छोटे डॉक्टर को मारना चींटी को कुचलने जैसा है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे ढींगरा परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? ये मत सोचिए कि सिर्फ जस्मीन से रिश्ता होने के कारण आप इस युवा गुरु को चुनौती दे सकते हैं। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उत्तरी भारत दूसरे लोग उसके अग्रवाल परिवार से डरते हैं, लेकिन मैं, वीर ढींगरा, नहीं। उसके इतने आत्मविश्वास से बोलने का कारण यह था कि ढींगरा परिवार शाही राजधानी के धवन परिवार से संबंधित था। वे इस विशाल वृक्ष पर निर्भर होकर पले बढ़े थे और वे धवन परिवार के संबद्ध परिवारों में से एक भी थे। इसी वजह से उत्तरी भारत में उनकी ताकत अग्रवाल परिवार के बराबर है और वे उत्तरी भारत के शीर्ष परिवारों में से एक है। विक्रांत ने कहा, अर्णव, क्या तुम बिल्कुल अचंभित हो गए हो? तुम्हारे जैसे गरीब आदमी को हम जैसे उच्च वर्ग से मुकाबला करने और पलटवार करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ती है। तुम्हारे पास तो कोई योग्यता ही नहीं है। तुम्हें आज ही मरना होगा। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी सारी संपत्ति अपने नाम कर लूंगा। इन्हें इकट्ठा करो और तुम्हारे सुंदर स्त्रियों समेत दोनों हाथों से मिस्टर वीर को दे दो। वीर ढींगरा हंसे और गर्व से बोले, इस दुनिया में चाहे धन हो या सौंदर्य, जिसके पास जो योग्यता है वो उसकी होनी चाहिए। और मैं, यंग मास्टर वीर, जाहिर है तुमसे ज्यादा सक्षम और शक्तिशाली हूं, इसलिए तुम्हारा धन और औरतें मेरी होनी चाहिए। सचमुच तो मैं भी उसकी महिला हूं। क्या तुम इसे मेरे साथ ले जाना चाहते हो? पास से एक कर्कश लेकिन दबंग आवाज सुनाई दी और फिर लाल पोशाक पहने एक महिला अंधेरे से बाहर निकली। वो ग्रीष्मा थी। बाघिन। ग्रीष्मा के लंबे बाल उसके सिर के पीछे एक पोनीटेल में बंधे हैं और उसका नाजुक चेहरा रोशनी में साफ दिखाई दे रहा है। वो सेक्सी और खूबसूरत है, जिससे हर आदमी उसकी कल्पना करता रहता है। उज्जवल कमर, ऊंची और दुबली छाती और पतली और सीधी जांघों के साथ वो एक बेजोड़ सुंदरता है जिसमें कोई दोष नहीं है। ये अफसोस की बात है कि उसके चेहरे पर ठंडक और दबंग भाव थोड़ा डराने वाला है। इस महिला को देखकर विक्रांत अपनी आंखें चमकाए बिना नहीं रह सका। वो जानता था कि वीर ढींगरा एक कामुक व्यक्ति है। यही वजह थी कि वह इस युवा स्वामी को प्रभावित कर पाया। युवा स्वामी वीर, ये महिला वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं इसे तुरंत पकड़वा दूंगा और युवा स्वामी को अपना बिस्तर गर्म करने के लिए दे दूंगा। वो भी एक पुरुष है और उसे भी इस तरह की औरत के लिए असीम वासना है। बात करते समय उसकी नजरें हमेशा ग्रीष्मा के शरीर पर ही घूमती रहती है। उन्हें पता ही नहीं चला कि वीर ढींगरा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांपने लगा था। अपनी बहन को गर्म करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वीर ढींगरा ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। विक्रांत को बेवजह पीटा गया। उसने अपना सूजा हुआ गाल ढक लिया और पूछा, युवा मास्टर वीर, आपका क्या मतलब है? इस समय वीर ढींगरा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वो दौड़कर ग्रीष्मा के पास गया और चापलूसी भरे चेहरे से बोला, मिस, आप यहां क्यों हैं? उनके परिवार धवन परिवार के संबद्ध परिवारों में से एक है और ग्रीष्मा धवन परिवार की तीसरी पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज और 3 पीढ़ियों के बीच प्रमुख व्यक्ति है। दोनों की स्थिति इतनी भिन्न है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ग्रीष्मा केवल एक शब्द से ढींगरा परिवार में अपने भाग्य का फैसला कर सकता है। वो दूसरों के सामने बेहद घमंडी और अहंकारी हो सकता है, लेकिन इस समय वो सिर्फ घुटने टेक कर चाट सकता है। ग्रीष्मा ने उसे ठंडी नजरों से देखा। क्या तुम बहरे हो? मैंने तो अभी कहा था कि अर्णव मेरा आदमी है। वीर ढींगरा उलझन में लग रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी पर वो पैर रखना चाहता था वो सबसे बड़ी महिला ग्रीष्मा का रिश्तेदार था और उसका आदमी था। ग्रीष्मा के चेहरे पर ठंडक दौड़ गई और उसने अपना हाथ उठाया और बड़े मुंह से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। झपकी, ये वाकई शर्मनाक है। तुमने मेरे आदमी को छूने की भी हिम्मत की। मिस, मैं सच में। वीर ढींगरा पहले तो समझाना चाहता था, लेकिन एक के बाद एक और बड़े मुंह आए और उसे लड़खड़ाते हुए गिरा दिया। झपकी, साले, तूने बंदूक लेकर बाहर आकर शरारत करने की हिम्मत की। क्या तेरे परिवार स्वामी को पता है? धड़क, तूने दूसरों की औरतों को लूटने और दूसरों की संपत्ति लूटने की हिम्मत की। तू सचमुच अधर्मी है। ग्रीष्मा हर बार बोलते हुए अपना मुंह चटकाती। पलक झपकते ही ढींगरा परिवार के उस घमंडी युवक के गाल सूज गए और अब उसमें पहले जैसी आभा नहीं रही। मिस, प्लीज, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। वीर ढींगरा धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे पता था कि यह मुसीबत कितनी गंभीर है। अगर अब भी ग्रीष्मा अपने दादा को फोन करेगी तो मुझे डर है कि उसे ढींगरा परिवार से तुरंत निकाल दिया जाएगा। बंदूकों के निजी इस्तेमाल को छोड़ दे तो ढींगरा परिवार के लिए शाही हुक्म का पालन करने के लिए धवन परिवार की सबसे बड़ी महिला का पद ही काफी है। ढींगरा परिवार की सुरक्षा छिन जाने पर न सिर्फ उसके अच्छे कपड़े और बढ़िया खाने का जीवन छिन जाएगा, बल्कि जिन लोगों को उसने अतीत में नाराज किया है वे भी पागलपन भरा बदला लेंगे और उनकी मौत निश्चित रूप से होगी। वो फूट फूट कर रोया और बोला, मिस, मुझे सच में नहीं पता कि मिस्टर अर्णव आपके बॉयफ्रेंड हैं।
ग्रीष्मा ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाई, तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं समझ गया, मिस। वीर ढींगरा जल्दी से अर्णव की ओर मुड़ा और बोला, मिस्टर अर्णव, युवा मास्टर ये, मुझे बहुत अफसोस है, मैं अंधा था, कृपया मुझे इस बार जाने दीजिए। ग्रीष्मा ने कहा, अर्णव, तुम इस अंधी चीज के साथ जो चाहो कर सकते हो, मैं सब संभालूंगा। उसके बगल में विक्रांत पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ढींगरा परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी, जिसे उसने इतनी मेहनत से आमंत्रित किया था, पलक झपकते ही उसके सामने कुत्ते की तरह घुटनों के बल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने युवा डॉक्टर को कुचल कर मार डालना इतना मुश्किल क्यों था। जिस अमर शराबी को पाने की उसने इतनी कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं हुआ। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के दोनों उच्च पदस्थ संरक्षक मर चुके थे और अब ढींगरा परिवार का युवक फिर से ऐसा हो गया है। क्यों? जहां भी तुम जाते हो वहां इतने सारे लोग क्यों होते हैं? महिलाएं उसकी मदद करती हैं। देशपांडे परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी, जो उससे इतना श्रेष्ठ था, उसे क्यों नहीं मार सका? ढींगरा परिवार द्वारा लाए गए अंगरक्षक पास ही खड़े थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। चारों अंगरक्षकों ने भी अपनी बंदूकें रख दी। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके सामने खड़ी महिला को वे बिल्कुल भी अपमानित नहीं कर सकते थे। अर्णव ने वीर ढींगरा की ओर देखा, हाथ हिलाया और कहा, छोड़ो, जाने दो, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। वीर ढींगरा अपना सिर झुकाए चावल खाते हुए मुर्गी की तरह धन्यवाद कहता रहा। धन्यवाद श्रीमान अर्णव, धन्यवाद श्रीमान अर्णव। वो जानता था कि इस आदमी ने क्या कहा और उसकी जान बच गई। अगर अर्णव ने हार नहीं मानी तो ग्रीष्मा को कम से कम उसके चरित्र के साथ ढींगरा परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा और शायद उसकी जान भी न बचे। ढींगरा परिवार के सबसे एक युवा स्वामी होने के नाते वो सिर्फ एक प्लेबॉय नहीं है, इसके विपरीत वो बहुत लचीला है और जानता है कि सामने वाले को कैसे खुश करना है। लेकिन यदि भी तुम ग्रीष्मा की फॉलोवर फैमिली का बंसज हो, यंग मास्टर बीर, याद रखना, भविष्य में तुम्हारे गंदी हरकते के बारे में मुझे और पता चला तो फिर जीने के बारे में भूल जाना। किसी भी अनिच्छुक लड़की को धमकाया तो और इसे मेरे कोई करीबी को चोट पहुंचा तो फिर नरक का टिकट काट लेना। बीर ने तोते की तरह सर हिलाया और अर्णव को बार बार धन्यवाद दिया। फिर उसने जमीन से उठकर विक्रांत को जोरदार लात मारी। साले, तूने ही मुझे मिस्टर अर्णव पर हमला करने को कहा था। क्या तू जीने से थक गया है? अब उसे सामने वाले से इतनी नफरत हो गई है कि उसने खुद ही विक्रांत से निपटना शुरू कर दिया। क्या ये झूठ नहीं है? शुक्र है मेरे पास कुछ करने का समय नहीं था। अगर मैं सचमुच अर्णव को मारना चाहता तो मुझे डर है कि ढींगरा परिवार भी ग्रीष्मा के गुस्से का सामना नहीं कर पाता। इससे पता चलता है कि इसके कितने भयानक परिणाम होंगे। कई लात मारने के बाद भी उसे लगा कि गुस्सा निकालने के लिए काफी नहीं है, इसलिए उसने बगल में खड़े अंगरक्षक से कहा, अभी क्या देख रहा है? इस बच्चे को जल्दी से भगाओ और फिर इसे नदी में डुबोकर मछलियों को खिला दो। वो अच्छी तरह जानता था कि विक्रांत को मारकर ही वो अर्णव का दिल जीत सकता है। जब तक ये आदमी खुद से संतुष्ट है, ग्रीष्मा भी खुद से संतुष्ट रहेगी। अगर वो धवन परिवार की सबसे बड़ी महिला के साथ संबंध बनाने का मौका ले सके तो ढींगरा परिवार में उसकी हैसियत आसमान छू जाएगी और वो बुरी चीजों को अच्छी चीजों में बदल सकता है। कई अंगरक्षक सहमत हुए और एक साथ विक्रांत की ओर दौड़े। बंद करो इसे, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बंद करो इसे। विक्रांत जमीन से उठे, एक हाथ में काला रिमोट कंट्रोल पकड़े, उनका अंगूठा लाल बटन पर था और दूसरे हाथ से उन्होंने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। वो भयंकर चेहरे के साथ चिल्लाए, जो कोई भी मुझे फिर से छूने की हिम्मत करेगा, हम सब एक साथ मर जाएंगे। कई अंगरक्षक थोड़े भ्रमित हुए और तुरंत रुक गए और अपने मालिक को एक साथ देखने लगे। वीर ढींगरा चिल्लाए, तुम टूटे हुए रिमोट कंट्रोल से किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? विक्रांत चिल्लाया, वीर, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपना सारा उपाय तुम पर दांव पर लगा दिया है? सपने देखो, मैं विक्रांत इतना बेवकूफ नहीं हूं। उसने बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। अपने बगल में रखी संगमरमर की चाय की मेज की ओर देखते हुए वो पागलों जैसी नजरों से चिल्लाया, मैं तुमसे कहता हूं, मैंने इस चाय की मेज पर 20 किलो उच्च विस्फोटक रखे हैं। जब तक मैं ये बटन दबाऊंगा सब तुरंत मर जाएंगे और कोई भी नहीं बचेगा। अर्णव ने भौहें चढ़ाई। कोई आश्चर्य नहीं कि यहां आने के बाद उसे हर समय एक बड़ा संकट महसूस होता था। पहले तो उसने सोचा कि ये पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के 2 संरक्षकों की वजह से है। अब लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। संकट इस संगमरमर की चाय की मेज से आता है। वीर ढींगरा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव जम गया और फिर वो चिल्लाया, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मुझे डर लग रहा है। तुमने कहा था कि जहां भी विस्फोटक है वहां विस्फोटक है। विक्रांत चिल्लाया, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे दबाकर देखूं? मैं तुम्हें बता दूं, इतने सारे उच्च विस्फोटकों के साथ मैं गारंटी दे सकता हूं कि उनमें से हर एक बारूद में उड़ जाएगा। छोड़ो, मैं इसे संभालूंगा।
वीर ढींगरा कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अर्णव ने उसे वापस इशारा किया। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। एक बार विक्रांत ने पागलों की तरह रिमोट कंट्रोल दबा दिया तो सब सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। बताओ, तुम इसका अंत कैसे चाहते हो? साथ मरना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है ना? अर्णव ने पूछा। जाहिर है मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हारे जैसे बेचारे के साथ मरना तो दूर की बात है। विक्रांत चिल्लाया। तुम मुझे जाने दो और अब घुटने टेक कर मुझे प्रणाम करो, फिर अपने पैर तोड़ दो और राजगढ़ शहर से निकल जाओ। मुझे इस जीवन में तुम्हें फिर कभी देखने मत देना। ग्रिस्मा चिल्लाई। लड़के, ज्यादा दूर मत जाओ। टूटे हुए रिमोट कंट्रोल से किसे डरा रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं पहले तुम्हें एपेटाइजर दूं। विक्रांत की बात खत्म होने के बाद उसने रिमोट कंट्रोल का एक और काला बटन दबाया। एक जोरदार धमाका हुआ और पास में पड़ा एक पत्थर फट गया। वहां खड़े दोनों अंगरक्षक तुरंत हवा में उड़ गए। जब वे जमीन पर गिरे तो वे पूरी तरह बदल चुके थे और उनकी सांसें थम सी गई थी। ग्रिस्मा और वीर ढींगरा दोनों के हाव भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। विक्रांत घमंड से हंसा और फिर एक क्रूर नजर से चिल्लाया। कैसा है, अब यकीन हो रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ एपेटाइजर है, चाय की मेज पर रखे विस्फोटकों की शक्ति का 1% भी नहीं। जब तक मैं ये लाल बटन दबाता रहूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि तुम सब स्वर्ग जाओगे। पूरी जगह सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सामने खड़े पागल को फिर से भड़काए। विक्रांत फिर पागलों की तरह चिल्लाया। अर्णव, क्या तुमने सुना? जल्दी से घुटने टेक दो, वरना हम दोनों साथ साथ मर जाएंगे। सबने एक साथ अर्णव को देखा। हालांकि ग्रीष्मा का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था और वो बेहद गुस्से में थी, फिर भी उसने इस स्थिति में जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। वीर ढींगरा और उसके अंगरक्षकों के माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। इस समय उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने विक्रांत जैसे कमीने की बातें सुनी और इस कीचड़ भरे पानी में उतर गया। लेकिन कोई रास्ता नहीं है, कोई भी इस स्थिति को हल नहीं कर सकता। अर्णव के चेहरे पर बेबसी का भाव उभर आया और ऐसा लगा जैसे उसने अपना आखिरी प्रतिरोध भी छोड़ दिया हो। क्या तुम्हें यकीन है कि जब तक मैं घुटने टेक दूंगा तुम हमें जाने दोगे? विक्रांत चिल्लाया। अर्णव, तुम अभी मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने के योग्य नहीं हो। पहले घुटनों के बल बैठो और मुझसे बात करो। अर्णव एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और धीरे से जमीन पर घुटनों के बल बैठने लगा। इसी समय उसने अचानक विक्रांत के पीछे देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। जिया, तुम यहां हो? इसके सिर में गोली मार दो। बेशक विक्रांत जानता था कि जिया कौन है और वो अर्णव के साथ उसके रिश्ते को भी जानता था। हालांकि वो अर्धविक्षिप्त अवस्था में था, फिर भी उसे थोड़ी समझ थी। उसने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वो अभी आधा ही मुड़ा था कि उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसने जल्दी से अपना सिर पीछे घुमाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठीक उसी समय अर्णव ने अपनी उंगली हिलाई और एक चमकती हुई चांदी की सुई तुरंत उसकी कलाई में धंस गई। अरे कमीने, चलो सब साथ मरते हैं। विक्रांत पहले से ही निराशा की स्थिति में है। वो आज अर्णव को पकड़ने में नाकाम रहा और उत्तरी भारत में ढींगरा परिवार को नाराज कर दिया। अगर वो बच भी गया तो भी कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। ये सोचकर उसने अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल जोर से दबाया। अर्णव, ग्रिस्मा और बाकी लोगों को एक साथ मरने के लिए घसीटना चाहता था, लेकिन फिर वो उदास चेहरे के साथ वही खड़ा रहा और पाया कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसका अंगूठा स्थिर ही रहा और उसका पूरा दाहिना हाथ हिलने की क्षमता खो बैठा था। एक पल में उसे अपनी कलाई पर चांदी की सुई का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर रिमोट कंट्रोल अपने दाहिने हाथ में ले लिया। लेकिन इसी क्षण एक चमकदार तलवार चमकी। फिर उसके हाथों के हल्के से हिलने से दोनों बाहें और रिमोट कंट्रोल जमीन पर गिर गए। ये ड्रैगन टूथ है जिसने दोनों भुजाएं काट दी और फिर भी एक बूंद खून नहीं निकला। स्वाभाविक रूप से अर्णव उसे कोई कार्रवाई करने का साहस नहीं दे रहा था, इसलिए उसने चांदी की सुई मारी और तुरंत दौड़ पड़ा। आह! विक्रांत ने दर्द, अनिच्छा और क्रोध से भरी एक हृदय विदारक दहाड़ लगाई। पिछली खुरदुरे पत्थर की प्रदर्शनी के बाद से वो सावधानीपूर्वक योजना बना रहा था, ये सोचकर कि उसकी अपनी कुशलता ही अर्णव को मारने के लिए पर्याप्त है। पश्चिमी पर्वतीय संप्रदाय के 2 महान रक्षकों को आमंत्रित किया गया और ढींगरा परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी वीर ढींगरा को भी आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपने 1000 साल पुराने जिनसिंग को भी चारा बनाने में संकोच नहीं किया। लेकिन नतीजा फिर भी नाकाम रहा। सब कुछ अर्णव ने कुचल दिया था। वो ऐसा सहने को कैसे तैयार हो सकता था? हालांकि उसके हाथ कट गए थे, फिर भी वो गुस्से से दहाड़ा। हाँ, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्णव ने अपनी कलाई घुमाई और ड्रैगन टूथ ने तुरंत उसका गला काट दिया। इस तरह के लोगों का सफाया होना ही चाहिए।
वरना इसके परिणाम अनंत होंगे। विक्रांत आंखें फाड़कर देखता रहा और अनिच्छा से जमीन पर गिर पड़ा। साले, तूने मुझ पर विस्फोटक इस्तेमाल करने की हिम्मत की। इस समय वीर ढींगरा ने अपना कलेजा मुंह में डाल लिया, दौड़कर आया और विक्रांत के शरीर पर कई बार लात मारी। अर्णव ने कहा, ठीक है, मृत्यु बुझते हुए दीपक के समान है और जो बीत गया सो बीत गया। चलो चले। मिस्टर अर्णव, आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। भविष्य में आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप एक शब्द भी कहेंगे, मैं वीर ढींगरा आग और पानी से गुजर जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। वीर ढींगरा ने ग्रिस्मा को प्रणाम किया और अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद अर्णव ने कई गोलियां चलाई, जिससे विक्रांत और अन्य 2 अंगरक्षकों के शरीर राख में बदल गए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई कमी नहीं रह गई है, वो ग्रिस्मा के साथ पैराडाइज क्लब से चला गया। बाहर जाकर कार में बैठने के बाद उसने ग्रिस्मा से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रिस्मा ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराई। हम और कहाँ जा सकते हैं? मैंने पहले ही एक कमरा बुक कर दिया है और मैं बस मेरा साधना को बेहतर बनाने के लिए आपका उपयोग करना चाहती हूं। एक पुरुष होने के नाते अर्णव स्वाभाविक रूप से ऐसे आकर्षक काम को मना नहीं कर पाया, इसलिए वे दोनों ग्रिस्मा द्वारा बुक किए गए होटल में पहुंच गए। दोनों ने अभी अभी मज्जा के स्वाद के बारे में सीखा था और दरवाजे में घुसते ही उनमें जोरदार लड़ाई हो गई। न जाने कितनी देर बाद बादल छंट गए और बारिश भी रुक गई। ग्रिस्मा अर्णव की छाती पर लेट गई और गोला बनाते हुए बोली, ये अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये आरामदायक है और आपकी साधना को तेजी से बेहतर बना सकता है। कुछ घंटों के अभ्यास में मुझे आधा महीना लग सकता है। काश मैं हर दिन आपके साथ रह पाती, तो मैं भविष्य में चौहान मंडप में नंबर 1 विशेषज्ञ बन जाती। तुम सच में मुझे एक मशीन समझती हो। अर्णव ने उसे चूमा और कहा, चलो काम पर लगे। इस बार तुम यहां क्यों हो? दोहरी साधना के लिए तुमसे मिलने वापस आऊंगी। मूल रूप से मेरी जिम्मेदारियों का दायरा राजगढ़ प्रांत में था। बेशक मुझे वापस आकर अपना काम अच्छी तरह से करना होगा। ग्रिस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार जब मैं शाही राजधानी लौटूंगी तो मैं आनुवंशिक लोगों की स्थिति के बारे में सच्चाई बताऊंगी। वरिष्ठ अधिकारी ने रिपोर्ट तैयार की और कटी हुई उंगली सौंप दी। उच्च अधिकारी इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इससे निपटने का कोई कारगर तरीका ढूंढने के लिए कई प्रासंगिक बैठकें कर चुके हैं। ओह, अर्णव को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसने पूछा, वैसे मैंने तुमसे जो 2 काम करने को कहा था, वे कैसे हैं? क्या कोई खबर है? ग्रीष्मा ने कहा, मुझे आपको निराश करने के लिए माफ करना। मैंने चौहान मंडप के पूरे खुफिया तंत्र की जांच की और तुम्हारे परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अर्णव ने भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। हालांकि उसे अपने जैविक माता पिता से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो अपने जीवन के अनुभवों का स्रोत जानना चाहता था। ग्रीष्मा ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, यह कहना अजीब है कि चौहान मंडप के खुफिया तंत्र से एक गुमशुदा बच्चे को ढूंढना आसान होगा, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन के अनुभवों का स्रोत नहीं ढूंढ पा रही हूं। अर्णव ने कहा, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो भूल जाओ। अगर भविष्य में मौका मिले तो मेरे लिए इस पर ध्यान देना, मैं ढूंढूंगी। ग्रीष्मा ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अर्णव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि उसे अपनी जीवन का अनुभव नहीं मिला, लेकिन अपने अच्छे भाई को उसके जैविक पिता को ढूंढने में मदद कर पाना उसके लिए खुशी की बात थी। सच में? जल्दी बताओ, लक्षित के पिता कौन है? ग्रीष्मा उठी, एक दस्तावेजों का थैला लिया और उसे अर्णव की ओर फेंकते हुए बोली, खुद देख लो, सारी जानकारी यहां है। अगले दिन रॉयल विला क्षेत्र में दूसरा विला। ओंकार परमार ने उठकर दवा ली और काफी बेहतर महसूस किया। बैसाखी ने रोनित परमार को गले लगाया और उसके पास आकर बोली, पति, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ओंकार परमार ने अपने बेटे को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। लगता है अब मेरे शरीर में ज्यादा दर्द नहीं है। बैसाखी ने कहा, 7 दिन तक पूरा शारीरिक दर्द करेगा और 10 दिन के बाद खून की उल्टी होगी। मुझे लगता है कि वो आदमी बस डराने की कोशिश कर रहा है और हमारे परमार परिवार से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओंकार परमार ने अभी बोलना ही खत्म किया था कि अचानक उसके सीने में गर्मी महसूस हुई और फिर खून की एक धार बेकाबू होकर तेजी से बाहर निकल आई। बैसाखी घबराकर चिल्लाई, पति, तुम्हें क्या हुआ है? कैसा लग रहा है? खून की उल्टी हुई। सच में 10 दिनों के बाद खून की उल्टी हुई। ओंकार परमार ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जल्दी से चिल्लाया, जल्दी करो और अर्णव को बुलाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे जरूर बुलाना होगा। अगली सुबह जब अर्णव का ग्रिस्मा से विदाई हो गया तो वो प्राचीन औषधि उद्यान की ओर नहीं बल्कि कमला रेस्टोरेंट में आ गया। दरवाजे में घुसते ही उसे लक्षित मिला और उसने कहा, लक्षित, आज आकर मेरी कुछ मदद करो। वाह, मैं पिछले 2 दिनों से बेकार बैठा हूं और मेरे पीछुआड़ा दुख रहे हैं।
इतने बड़े रेस्टोरेंट में कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब से लक्षित एक पूर्ण शरीर साधक योद्धा बना है, तब से वो हमेशा से किसी ऐसे गुरु की तलाश में रहा है जिससे वो मुकाबला कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। ये एक रेस्टोरेंट है, कोई मार्शल आर्ट स्टूडियो नहीं। यहां हमेशा कौन परेशानी खड़ी करने आएगा? अर्णव ने कहा और उसे साथ में कार में बिठा लिया और दोनों प्राचीन औषधि उद्यान की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने दरवाजे के सामने लग्जरी कारों की एक कतार खड़ी देखी और बैसाखी उदास भाव से दरवाजे पर खड़ी थी। लक्षित ने कहा, अर्णव, तुम मुझे किसी औरत से सौदा करने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? अर्णव ने कहा, नहीं, अभी कुछ करने का समय नहीं आया है। यह कहकर वो गेट की ओर चला गया और मजाकिया अंदाज में बोला, क्या ये श्रीमती बैसाखी नहीं है? वो इतनी सुबह हमारे प्राचीन औषधि उद्यान के गेट पर पहरा देने क्यों आई है? आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। बैसाखी ने अपनी चेकबुक निकाली और कहा, बताइए मिस्टर अर्णव, मेरे पति का इलाज कराने में कितना खर्च आएगा? आप सचमुच बहुत अमीर हैं। अर्णव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह अफसोस की बात है कि मुझे पैसा पसंद नहीं है। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पति का इलाज करूं, तो बस एक दिन के लिए प्राचीन औषधि उद्यान के सामने घुटने टेक दो। बैसाखी ने गुस्से से कहा, अर्णव, ज्यादा मत बोलो। क्या यह ज्यादा है? बस यही मेरी शर्त है। तुम चाहो या न चाहो, यह तुम पर निर्भर है। बोलते हुए अर्णव उसके कान के पास आया और फुसफुसाया, अगर तुम घुटने नहीं टेकोगी तो ओंकार परमार सचमुच मर जाएगा और तुम उसकी पारिवारिक संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं बन पाओगी। इसलिए मैं तुम्हें घुटने टेकने की सलाह देता हूं। तुम। बैसाखी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, लेकिन जल्द ही वो संभल गई। अर्णव, अपने पति की खातिर मैं आज तुम्हें पहचानती हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगी। ये कहने के बाद उसने अपने अधीनस्थों से एक चटाई लेकर दरवाजे के सामने बिछाने को कहा और सचमुच घुटनों के बल बैठ गई। लगता है तुमने सचमुच पूरी कोशिश की, अर्णव ने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी मुद्रा ठीक नहीं है। अपनी कमर आगे की ओर करो, सिर ऊंचा करो और एक सामान्य मुद्रा में रहो। अपने पति का इलाज कराने के लिए घुटने टेकने में कोई शर्म की बात नहीं है। शायद ओंकार परमार भावुक हो गए और अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति तुम्हें दे गए। अर्णव, बैसाखी ने आंखें चमकाते हुए चिल्लाया, मैं अब घुटने टेक रही हूं। तुम जाओ और जल्दी से मेरे पति का इलाज करो, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, मैं हमेशा अपनी बात रखती हूं। बस यहां घुटने टेक दो और मुझे विश्वास है कि जल्द ही कोई सरप्राइज होगा। अर्णव ने लक्षित की ओर मुड़कर कहा, चलो चले। दोनों लोग फिर से कार में सवार हुए और रॉयल विला क्षेत्र की ओर चल पड़े। एक ही समय पर अर्णव ने राजगढ़ अस्पताल के निदेशक डायरेक्टर जोशी को फोन किया। डायरेक्टर जोशी, मुझे आपसे मदद मांगनी है। फोन रखने के बाद वे ओंकार परमार के विला में आए, जहां डायरेक्टर जोशी ने पहले से ही एक मेडिकल वाहन पार किया था। कार से उतरने के बाद अर्णव ने विनम्रता से कहा, डायरेक्टर जोशी, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। डायरेक्टर जोशी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, यह कुछ भी नहीं है, मुझे डॉक्टर अर्णव को कुछ मदद जरूर देनी चाहिए। राजगढ़ अस्पताल के निदेशक के रूप में उनके पास अपनी सूचना प्रणाली है। उसने अभी अभी सुना कि उसके सामने वाले युवक ने राजगढ़ शहर के नेता मनबीर अय्यर को बचा लिया। अर्णव के साथ संघर्ष के कारण पीपल हॉस्पिटल के उपाध्यक्ष को अपना पद खोना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे ऊपर से अचानक निरीक्षण का सामना करना पड़ा और उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। इस वजह से वो अर्णव का बहुत सम्मान करता था और अगर वो उससे अच्छी दोस्ती कर सकता है तो उसे कभी नाराज न करने के अपने रवैये के साथ वो फोन आने के तुरंत बाद अनुरोध पर लोगों को अपने पास बुला लेता था। अर्णव ने कहा, तो फिर अंदर चलें। इसके बाद वो लक्षित को विला की ओर ले गया। उसके पीछे पीछे डायरेक्टर जोशी और दो अन्य डॉक्टर विभिन्न उपकरण लेकर आए। रुको, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, दो अंगरक्षकों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। मैं अर्णव हूं, मैं यहां ओंकार परमार का इलाज करने आया हूं। मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय देता हूं। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं वापस मुड़ जाऊंगा और चला जाऊंगा। परमार परिवार के अंगरक्षक होने के नाते दरवाजे पर खड़े दो लोगों ने स्वाभाविक रूप से मालिक के इलाज के लिए आने की बात सुनी। जब उन्होंने सुना कि अर्णव यहां है तो उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। जैसे ही वो दरवाजे में दाखिल हुआ, गृह स्वामी पंचानन वहां आ गए। अर्णव को देखकर उन्होंने उपहास किया और कहा, अर्णव, तुम आखिरकार यहां हो। मुझे लगा था कि तुम में कभी न आने की हिम्मत है। अर्णव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। गृह स्वामी, अगर आप कहते हैं कि मैं आपके शब्दों के कारण अभी वापस लौटना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे बाहर निकाल देंगे और घुटनों के बल बैठकर मुझसे विनती करेंगे? आप। गृह स्वामी पंचानन के हाव भाव अचानक बदल गए। लेकिन अगर अर्णव को उसकी बातों से गुस्सा आ गया तो मुझे डर है कि वो ओंकार परमार का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
अर्णव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया, उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। उस विला के सामने जहां ओंकार परमार रहते थे, गृहस्वामी पंचानन और कई अंगरक्षक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। गृहस्वामी, मुझे अभी मिस्टर परमार का इलाज करना है। एक काम है जिसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। जब मैं उनका इलाज कर रहा हूं तो आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। मैं विला के सभी लोगों को तुरंत बाहर निकाल दूंगा। गृहस्वामी पंचानन सहयोग में बस हाथ हिला ही पाए और कई अंगरक्षक तुरंत इमारत में घुस गए और अंदर मौजूद सभी नौकरानियों और आयाओं को बाहर ले आए। अर्णव ने रोनित को आया की गोद में देखा और कहा, क्या यह बच्चा मिस्टर परमार का बेटा है? गृहस्वामी पंचानन ने कहा, हाँ, यह हमारे परमार परिवार का सबसे युवा मलिक है। अर्णव ने कहा, मेरी उपचार पद्धति बहुत खास है। मुझे इस बच्चे से थोड़ा खून निकालना है और बाद में उसका इस्तेमाल इलाज के लिए करना है। गृहस्वामी पंचानन के हावभाव बदल गए। सिर्फ बीमारी का इलाज करो, युवा मलिक का खून निकालने की क्या जरूरत है? अर्णव ने कहा, क्या तुम बीमारी का इलाज कर रहे हो या मैं? अगर मैं कहूं तुम्हें पानी लाना है तो पानी लाओ, ज्यादा बकवास नहीं। गृहस्वामी पंचानन ने कहा, हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर परमार का इलाज करने के लिए इतने सारे डॉक्टर आए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को बड़े बेटे का खून निकालते नहीं सुना। वे हैं और मैं हूं। क्या उन्होंने आपके पति की बीमारी ठीक कर दी है? अर्णव ने कहा, मैं आपसे बकवास करने के लिए बहुत आलसी हूं। अगर आप मान जाए तो मैं बीमारी का इलाज करूंगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं मुंह मोड़कर चला जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो। गृहस्वामी पंचानन ने उन्हें जाने देने का हिम्मत नहीं करवा पाया। उन्होंने बस सिर हिलाया और कहा, देखिए, पेशेवर चिकित्सा कर्मचारियों को खून निकालना होगा और वे ज्यादा खून नहीं निकाल सकते। अर्णव ने उनकी बात अनसुनी कर दी और हाथ हिला दिया। डायरेक्टर जोशी ने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाकर रोनित का खून निकालने को कहा। खून निकालने के बाद उन्होंने गृहस्वामी पंचानन और अन्य लोगों से कहा, आप सब बाहर जाइए। जब तक मैं इलाज पूरा नहीं कर लेता, आपको विला में कदम रखने की अनुमति नहीं है। गृहस्वामी पंचानन ने कहा, यह काम नहीं करेगा। मैं परमार परिवार का प्रबंधक हूं और मुझे किनारे से देखना होगा, वरना अगर आपने मिस्टर परमार को नुकसान पहुंचाया तो हम क्या करेंगे? मैं एक डॉक्टर हूं, हत्यारा नहीं। मैं लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? अर्णव ने गांव लक्षित से कहा, लक्षित, दरवाजे की रखवाली करो। अगर कोई अंदर आए तो उसे जोर से मारो। इसके बाद वो डॉक्टर जोशी और 2 अन्य डॉक्टरों को विला में ले गया। नहीं, वहीं रुक जाओ। गृहस्वामी पंचानन ने तुरंत लोगों को विला में दौड़ाया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने देखा कि एक बड़ा मुक्का उसके सामने प्रकट हुआ और फिर उसकी नाक पर जोर से मारा। उसकी साधना के स्तर और आध्यात्मिक स्तर की ऊंचाई और ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। मुक्के ने उसे 7 या 8 मीटर दूर उड़ा दिया और उसके नथुनों से खून की धारा बह निकली। लक्षित, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी जोर से क्यों वार कर रहे हो? मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि जब तुम किसी को मारो तो उसके चेहरे पर मत मारो। हाथ पैर तोड़ना भी लोगों के चेहरे पर मारने से बेहतर है। अर्णव बोलते हुए मुड़ा, गृहस्वामी पंचानन के सामने गया और अपनी नाक से बहते खून को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे माफ करना गृहस्वामी, मैं आपको बताना भूल गया। लक्षित को उकसाना मत, मुझे भी डर है कि वो क्रूर हो जाएगा। ये कहने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर गृहस्वामी पंचानन के गाल थपथपाए, फिर पीछे मुड़कर लक्षित के पास गया। फिर से याद रखना लक्षित, तुम किसी का हाथ या पैर तोड़ सकते हो, लेकिन दूसरों के चेहरे पर मत मारो। मैं जानता हूं अर्णव, अगर कोई यहां दोबारा आया तो मैं तुम्हारे लिए उसका हाथ काट दूंगा। अर्णव डायरेक्टर जोशी को विला में ले गए। दरवाजे पर पहरा दे रहे लक्षित को देखकर परमार परिवार के सभी अंगरक्षक सिहर उठे। यहां एक ऐसा द्वार देवता पहरा दे रहा है, उसे नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा? गृहस्वामी पंचानन ने अपनी नाक से बहते खून को पोंछा। उनकी आंखें आक्रोश से भरी थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अभी अभी उन दोनों के बीच की दूरी महसूस की थी। अगर वे 10 भी होते तो भी वे इस लंबे और शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं हरा सकते थे। अर्णव के दरवाजे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने ओंकार परमार को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर परमार, हम फिर मिले। इस समय ओंकार परमार का चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मौत की सांस ले ली हो। अब उनमें हांगकांग के उस दिग्गज जैसा अलगाव नहीं था और उन्होंने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर अर्णव, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। जब तक आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं, आप कोई भी शर्त रख सकते हैं। हम शर्तों के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं पहले आपका इलाज करूंगा। आपकी बीमारी 10 दिन पहले आसानी से ठीक हो सकती थी, लेकिन अब आपको थोड़ी परेशानी होगी। अर्णव ने पहले उससे कुछ एमल खून निकाली और उसे दरवाजे के बाहर डायरेक्टर जोशी को दे दी। वापस आकर उसने एक काली गोली निकाली और उसमें भर दी। ये गोली उसने कल रात ओंकार परमार की हालत को देखते हुए खास तौर पर बनवाई थी।
ओंकार परमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुंह खोला और उसे सीधे निगल लिया। अब उसे कोई शक नहीं रहा। अगर अर्णव खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे जहर देने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस चुपचाप इंतजार करना होगा। गोली लेने के बाद अर्णव ने चांदी की सुई निकाली और ओंकार परमार को अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर एक्यूपंक्चर शुरू कर दिया। इस बार उसकी एक्यूपंक्चर तकनीक काफी खास थी। उसने पैर के तलवे पर योंक्वान बिंदु से शुरुआत की और सिर के ऊपर बेहुई बिंदु तक जारी रखा। कुल 108 चांदी की सुइयां डाली गई। जब आखिरी चांदी की सुई चुभोई गई तो ओंकार परमार ने कूड़ेदान में मुंह भर काला खून थूक दिया। हालांकि इस काले खून में कोई गंध नहीं है, ये स्याही की तरह काला है, स्याही से भी ज्यादा गहरा। ऐसा लग रहा है जैसे ये बेहद भयानक और डरावना था। हालांकि उसने खून की उल्टी की। ओंकार परमार को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर से बेड़ियां खुल गई हों। वो बेहद आराम में था और उसकी छाती में बहुत आराम महसूस हो रहा था। उसे अब मौत के कगार पर होने का एहसास नहीं हो रहा था। अर्णव ने सभी 108 चांदी की सुइयां वापस ले ली। उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, उठो और कुल्ला करो। ओंकार परमार, जिन्हें चलते फिरते भी सहारा लेना पड़ता था, अचानक बिस्तर से उठ बैठे और उन्हें लगा कि अब उनके पेट के निचले हिस्से से लेकर पूरे शरीर तक कोई दर्द नहीं है। उन्होंने पानी का गिलास उठाया और कुल्ला किया और फिर कृतज्ञता से कहा, डॉक्टर अर्णव, आप सचमुच एक चमत्कारिक डॉक्टर हैं। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। पहले मैं बहुत से डॉक्टरों के पास गया था जिससे मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यह डॉक्टर अर्णव की चिकित्सा कुशलता ही थी जो इतनी चमत्कारी थी। अर्णव ने कहा, अब आप 90% ठीक हो गए हैं। मैं बाद में आपको दवा लिख दूंगा। 1 हफ्ते तक बताई गई दवा लीजिए और आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर अर्णव। ओंकार परमार ने फिर पूछा, मुझे क्या बीमारी है? अर्णव ने उसकी ओर देखा और कहा, आप बीमार नहीं हैं, आपको जहर दिया गया है। ओंकार परमार ने आश्चर्य से कहा, जहर? ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले भी कई रक्त परीक्षण करवाए हैं, लेकिन जहर नहीं पाया गया। क्योंकि यह विष बहुत विशिष्ट है, इसलिए सामान्य तरीकों से इसका पता नहीं लगाया जा सकता। यहां तक कि सामान्य प्राचीन चिकित्सा पद्धति की नाड़ी जांच से भी जहर के लक्षण नहीं पता चल सकता है। अर्णव ने कहा, यह एक बहुत ही दुर्लभ दीर्घकालिक जहर है और इसका फायदा यह है कि इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि इसके नुकसान भी हैं, यानी इससे जहर देना मुश्किल है और इसका असर होने में काफी समय लगता है। हांगकांग में एक आभूषण व्यवसायी होने के नाते ओंकार परमार का मन स्वाभाविक रूप से सरल नहीं था। उन्हें तुरंत कुछ समझ आया। मिस्टर अर्णव, आपका मतलब है कि मेरे आसपास कोई गद्दार है? एक बेहद अमीर आदमी होने के नाते वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से घिरा हुआ है और उसे जहर देना पहले से ही बहुत मुश्किल है। अगर वो उसे लंबे समय तक जहर देना चाहता है तो ये उसके आसपास के लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। ये अपरिहार्य है। अर्णव ने अपनी चेतना से चारों ओर देखा, हाथ बढ़ाकर बिस्तर के पास रखी एक बोतल उठाई, उसे खोला और अंदर एक छोटी सी काली गोली पाई। एक गोली निकाली, उसे कुचला, सूंघा और पूछा, ये क्या है? ओंकार परमार ने कहा, यह बैसाखी द्वारा मेरे लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक पौष्टिक गोली है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल से लोगों की शारीरिक फिटनेस में सुधार हो सकता है। अपनी काया सुधारो, ये तुम्हें नर्क भेजने के लिए काफी है। अर्णव ने व्यंग्य किया, समस्या इस गोली में है। तुम्हें जो विष मिला है वो इस दवा की बोतल में है। ये असंभव। ओंकार परमार झट से बिस्तर से उछल पड़े। बैसाखी मेरी पत्नी है, चाहे कोई भी मुझे चोट पहुंचाए, वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। लगता है मिस्टर परमार काफी आश्वस्त है। अर्णव हल्के से मुस्कुराए। दरअसल यह पता लगाना आसान है कि गद्दार कौन है। मिस्टर परमार, जरा सोचिए, अगर आप मर गए तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? यानी आपकी दौलत कौन ले सकता है? ओंकार परमार हिचकिचाए और बोले, अगर मैं मर गया तो बेशक परिवार की संपत्ति मेरे बेटे रोनित को मिल जाएगी, लेकिन वो इस साल सिर्फ 3 साल का है, इसलिए वो गद्दार नहीं हो सकता। अर्णव मुस्कुराए और बोले, मिस्टर परमार, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो आपका बेटा न हुआ तो क्या होगा? क्या? ओंकार परमार के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने बेटे रोनित की परवाह थी। अगर अर्णव उसे नर्क से वापस नहीं लाते तो शायद वो तुरंत उनके खिलाफ हो जाते। डॉक्टर अर्णव, इसमें कोई शक नहीं है, रोनित के जन्म के बाद मैं खुद उसका डीएनए टेस्ट करवाने गया था। ये पक्का मेरा बेटा है। अर्णव ने कहा, मिस्टर परमार, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो नतीजे मिलते हैं वही जो दूसरे आपको दिखाना चाहते हैं? ओंकार परमार ने कहा, डॉक्टर अर्णव का क्या मतलब है? अर्णव ने उसे उत्तर नहीं दिया, लेकिन दरवाजे की ओर मुंह करके चिल्लाया, डायरेक्टर जोशी, अंदर आओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, निर्देशक जोशी, जो दरवाजे की रखवाली कर रहे थे, ने दरवाजा खोला और हाथ में कई कागजात पकड़े हुए अंदर चले गए। डायरेक्टर जोशी, आप यहां क्यों हैं? ओंकार परमार
और जोशी भी पहले एक दूसरे से काफी परिचित थे। डायरेक्टर जोशी मुस्कुराए। मिस्टर परमार, मैं डॉक्टर अर्णव की मदद करने के लिए यहां हूं। अर्णव ने कहा। डायरेक्टर जोशी, मिस्टर परमार को पहला परीक्षा परिणाम दिखाओ। डायरेक्टर जोशी ने सिर हिलाया और ओंकार परमार को अपने हाथ में एक पेपर दिया। ओंकार परमार ने संदेह के साथ इसे अपने कब्जे में ले लिया और इस पर बड़े पात्रों को देखने के तुरंत बाद उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। यह पितृत्व परीक्षण का परिणाम था। मूल्यांकनकर्ता ओंकार परमार और उनके बेटे रोनित थे। अंतिम परिणाम ने उन्हें और भी हैरान कर दिया। रोनित और उनके बीच कोई पितृत्व संबंध नहीं था। ये ओंकार परमार को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। होश में आने से पहले वे पूरे 2 मिनट तक स्तब्ध खड़े रहे। डॉक्टर अर्णव, डायरेक्टर जोशी, ये मूल्यांकन कब किया गया है? क्या कोई गलती है? अर्णव ने कहा। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद मैंने आपसे जो ब्लड निकाली थी वो पितृत्व परीक्षण के लिए था। ये अभी अभी लिया गया परिणाम है। ये किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकता। डायरेक्टर जोशी ने एक दूसरा कागज निकाला और कहा, मिस्टर परमार, देखिए, ये आपके और रोनित के ब्लड ग्रुप है। आपका ब्लड ग्रुप ओ है और रोनित का ब्लड ग्रुप ए भी है। ओंकार परमार ने पूछा, क्या इससे कुछ समझ में आता है? डायरेक्टर जोशी ने कहा, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से यदि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो मां का ब्लड ग्रुप चाहे जो भी हो, बच्चा केवल ओ, ए या बी ही हो सकता है, लेकिन अभी कभी नहीं होगा। यह परिणाम केवल एक समस्या की व्याख्या कर सकता है, वो ये कि आप उसके जैविक पिता नहीं हैं। इस पितृत्व परीक्षण परिणाम और इस रक्त समूह के साथ मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि वो आपका बेटा नहीं है। ओंकार परमार ने कहा, लेकिन जब रोनित का जन्म हुआ था तब मैंने हांगकांग शहर में उसका डीएनए परीक्षण करवा लिया था। अर्णव ने कहा, यह बहुत आसान है। डीएनए परीक्षण नकली था और आपको यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर किया गया था कि रोनित आपका बेटा है। ये असंभव है। ओंकार परमार को तुरंत एहसास हुआ कि अगर अर्णव की बात सच थी तो इस सब की योजना बनाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था और वह थी बैसाखी। अर्णव ने हाथ हिलाया और डायरेक्टर जोशी ने तीसरा पेपर थमा दिया। ओंकार परमार ने उसे लेने के बाद उस पर एक नजर डाली। उसके हाव भाव फिर बदल गए और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। यह अभी भी एक डीएनए परीक्षण है, लेकिन परीक्षण करने वाले रोनित और उसके गृह स्वामी गृह है। परिणाम यह निकला कि दोनों लोगों का डीएनए 99% समान है, जो पेरेंट्स और बच्चे के रिश्ते का संकेत देता है। आम भाषा में रोनित गृह स्वामी पंचानन का बेटा है। अर्णव ने कहा, मैंने अभी अभी गृह स्वामी पंचानन का रक्त एकत्र किया है और मैंने उनका डीएनए परीक्षण भी किया है और अब परिणाम यही है। बेशक वो लक्ष्यहीन नहीं था। क्यूई को देखने की कला से उसने पहले ही देख लिया था कि रोनित और गृह स्वामी पंचानन की आभाएं समान है। इसलिए लक्षित द्वारा घायल गृह स्वामी पंचानन का रक्त रुमाल से इकट्ठा करके उसने डीएनए परीक्षण किया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? ओंकार परमार फिर चिल्लाए, ये असंभव है। बैसाखी और गृह स्वामी पंचानन चचेरे भाई बहन हैं। ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है? डीएनए परीक्षण नकली हो सकते हैं तो इस रिश्ते में क्या आश्चर्य है? ये कहते हुए अर्णव ने अपने साथ लाया हुआ दस्तावेजों का थैला निकाला, कुछ कागज निकाले और उसे थमा दिए। ये चौहान मंडप की जांच के नतीजे थे। पता चला कि जब ग्रीष्मा लक्षित के जीवन के अनुभवों की जांच कर रही थी तो उसे पता चला कि ओंकार परमार उसके जैविक पिता थे। उसने बैसाखी के जीवन के अनुभवों की जांच की और एक गुप्त रहस्य का पता लगाया, जिसे उसने कल रात अर्णव को सौंप दिया। उसके हाथ में जानकारी देखकर ओंकार परमार इतने क्रोधित हुए कि उनका पूरा शरीर कांप उठा। पता चला कि गृह स्वामी पंचानन का असली नाम पंचम रोड़ी है और बैसाखी के साथ उसका रिश्ता भाई बहन का नहीं बल्कि कई साल पहले मिले प्रेमियों का है। चूंकि वो हांगकांग शहर में गरीबी में जी रहा था, इसलिए बाद में उसे पता चला कि ओंकार परमार का कोई बेटा नहीं है। इसलिए उन्होंने मिलकर इस घटना की योजना बनाई। पहले उसने खुद को चचेरी बहन बताकर ओंकार परमार से संपर्क किया और फिर बैसाखी ने बड़ी रकम ठगी। गर्भवती होने के बाद उसने अस्पताल के फोरेंसिक डॉक्टर को रिश्वत दी और रोनित का नकली डीएनए टेस्ट कराया। तो ये सब एक बड़ा घोटाला है, ओंकार परमार की अरबों की संपत्ति को निशाना बनाने वाला घोटाला। अर्णव ने कहा, मिस्टर परमार, क्या अब सब कुछ साफ हो गया है? बैसाखी के पास आपको मारने की एक बहुत ही वाजिब वजह है। अगर आप मर गए तो उसका बेटा परमार परिवार की अरबों की संपत्ति का वारिस होगा और साथ ही वो और पंचम रोड़ी खुलकर साथ रह सकेंगे और तीनों का परिवार आपके बनाए साम्राज्य पर निर्भर होकर आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ओंकार परमार ने पूछा, डॉक्टर अर्णव, आपको यह जानकारी कहां से मिली? उस समय इस अर्णव की बातों पर 99% विश्वास हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अर्णव के पास इतनी गुप्त जानकारी कैसे थी। अर्णव ने कहा, मुझे ये बातें संयोग से मिली, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये 100% सच है। अगर आपको अभी भी संदेह है तो आप लोगों को बुलाकर पूछ सकते हैं। ओंकार परमार ने कहा, हालांकि
मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे बीमार पड़ने के बाद बैसाखी मुझे इलाज के लिए हर जगह ले जाती रही। इस बार भी जब उसने तुम्हें दरवाजे पर बुलाया, वो खुद वहां गई और यहां तक कहा कि अगर वो घुटनों के बल भी बैठ जाए तो भी वो तुम्हें बुलाएगी। उसका ऐसा करने का क्या मकसद है? क्या ये पिछली जहर देने की घटना के विपरीत नहीं है? इसमें शामिल व्यक्ति सचमुच बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। वास्तव में ये बिल्कुल भी विरोधाभासी नहीं है। अर्णव ने कहा, बैसाखी का उद्देश्य सिर्फ आपकी मृत्यु की कामना करना नहीं है, बल्कि आपकी मृत्यु के बाद संपत्ति का उचित और कानूनी रूप से उत्तराधिकार प्राप्त करना है। ऐसे में ज्यादा ईमानदारी से काम करना स्वाभाविक है। आप जितना ज्यादा लोगों का विश्वास जीत पाएंगे, आपके लिए पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना उतना ही बेहतर होगा और कंपनी में दूसरों के बीच संदेह पैदा होने की संभावना उतनी ही कम होगी। यही कारण है कि वो अभी भी मेरे दरवाजे के सामने घुटने टेक रही है। सीधे शब्दों में कहें तो वो ऐसा दूसरों को दिखाने के लिए कर रही है। जहां तक उसने हर जगह इलाज करवाने और मुझे अपने दरवाजे पर आने के लिए कहा, तो इसकी वजह यह थी कि उसे इस विष के बारे में पूरा भरोसा था और उसे लगता था कि अगर मुझे कुछ सुराग भी मिल गए तो भी मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊंगी। जब तक मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं कर पाऊंगी, तब तक वो परमार परिवार की संपत्ति की उत्तराधिकारी बनेगी और मुझसे खुलेआम बदला लेगी। ये एक तीर से दो शिकार करने की एक अच्छी योजना है। ओंकार परमार ने आंखें बंद कर ली और शुरू से अंत तक इस पर विचार किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्णव ने कहा था और केवल इसी परिणाम की व्याख्या की जा सकती है। अर्णव को पता था कि उसे अभी भी कुछ संदेह है, इसलिए उसने दरवाजा खोला और दरवाजे पर आवाज लगाई, लक्षित, गृह स्वामी पंचानन को अंदर आने दो। लक्षित ने चकमा देकर गृह स्वामी पंचानन को अंदर आने दिया। गृह स्वामी पंचानन संदेह के साथ अंदर आए और उन्होंने ओंकार परमार को आराम से बीच में खड़े देखा। वे चौंक कर चिल्लाए, मिस्टर परमार, क्या आप ठीक हो गए हैं? ओंकार परमार ने उदास भाव से कहा, क्या क्या मैंने आपको निराश किया? गृह स्वामी पंचानन के चेहरे पर तुरंत ही उदासी छा गई और उन्होंने आश्चर्य का भाव रखते हुए कहा, मिस्टर परमार मजाक कर रहे हैं। मुझे आपके ठीक होने पर खुश होने में बहुत देर हो गई। मैं निराश कैसे हो सकता हूं? ओंकार परमार ने कहा, तुम मुझसे इतने लंबे समय से झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे कब तक झूठ बोलोगे? पंचम रोड़ी। आखिरी दो शब्द सुनकर गृह स्वामी पंचानन चीख पड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ओंकार परमार उनकी असलियत जान पाएंगे। उनकी प्रतिक्रिया देखकर ओंकार परमार पहले ही ये निष्कर्ष निकाल चुके थे कि सब कुछ वैसा ही था जैसा अर्णव ने कहा था। उन्होंने सख्ती से चिल्लाकर कहा, बताओ, तुमने और बैसाखी ने मुझे धोखा देने के लिए कैसे सांठगांठ की? क्या रोनित तुम्हारा बेटा है? अचानक हुए इस बदलाव से गृह स्वामी पंचानन घबरा गए और डर गए और उनके अंग कांपने लगे। मिस्टर परमार, कृपया मेरी बात सुनिए। मैडम और मेरा वास्तव में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। रोनित भी तुम्हारा बेटा है। क्या अर्णव नाम का ये व्यक्ति मुझे फंसा रहा है? तुम्हें उसकी बकवास नहीं सुननी चाहिए। मैं सचमुच परमार परिवार का वफादार हूं। अर्णव ने सिर हिलाया। इस समय बहस करना नासमझी होगी। ये कहकर वो आगे बढ़ा और एक हाथ से गृह स्वामी पंचानन का कंधा पकड़ लिया ताकि वो हिल न सके। दूसरे हाथ से उसने उनके सिर पर बड़े एक्यूपंक्चर बिंदु में 7 चांदी की सुइयां चुभो दी। 7 सुइयां जो आत्मा निर्धारण करती है। ये सब करने के बाद वो ओंकार परमार की ओर मुड़ा और बोला, मिस्टर परमार, आप इस बार पूछ सकते हैं। 10 मिनट बाद ओंकार परमार ने मामले की सच्चाई के बारे में स्पष्ट रूप से पूछा। सब कुछ वैसा ही था जैसा अर्णव ने कहा था। पंचम रोड़ी और बैसाखी पहले प्रेमी थे और ओंकार परमार के करीब आना उनकी योजना थी। रोनित भी उन दोनों का बच्चा है। हांगकांग में डीएनए परीक्षण एक डॉक्टर ने किया था जिसने 1 करोड़ का भुगतान लिया था। हाल ही में वो एक भूमिगत प्रेमी बनने को तैयार नहीं था, इसलिए वो ओंकार परमार को मारना चाहता था और रोनित को पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। जहां तक उस पुराने जहर की बात है, वो विदेश में एक निजी प्रयोगशाला से 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया नवीनतम उत्पाद था। ये बाजार में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अस्पताल द्वारा इसकी जांच की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओंकार परमार तुरंत क्रोधित हो गया। हांगकांग शहर में एक आभूषण व्यवसायी होने के नाते उसके खिलाफ इतने सालों से इन कमीनों द्वारा साजिश रची जा रही थी और वो लगभग अपनी जान और पारिवारिक संपत्ति गंवा चुका था। वो शांत कैसे रह सकता था? शेरशाह, अंदर आओ, वो दरवाजे की ओर जोर से चिल्लाया। इस समय लक्षित ने विला पर लगी नाकाबंदी हटा दी थी। जब दरवाजा खुला तो एक 30 साल का युवक अंदर आया। ये आदमी लंबा और शांत है और पहली नजर में ही उसे सैन्य अनुभव है। उसका नाम शेरशाह है, जो परमार परिवार का सार्वजनिक सुरक्षा कप्तान और ओंकार परमार का विश्वास पात्र है। शुरू में ओंकार परमार उसे परमार परिवार का गृहस्वामी बनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन बैसाखी की सुविधा के लिए उन्होंने गृहस्वामी पंचानन को नियुक्त किया। जब शेरशाह द्वार पर आया
तो उसने गृह स्वामी पंचानन को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सम्मानपूर्वक पूछा, मिस्टर परमार, आपके क्या आदेश हैं? ओंकार परमार ने ठंडे स्वर में कहा, उसे बांधकर फेंक दो, वो धरती से पूरी तरह गायब हो जाएगा। उसके हाथ पैर साफ रखो। हांगकांग जैसी जगह में वो शून्य से शुरुआत कर पाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो परोपकारी व्यक्ति नहीं था। वो दृढ़ता और निर्दयता से काम करता था। जी हां, सर। हालांकि शेरशाह की आंखें बहुत हैरान थी, फिर भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस ओंकार परमार के आदेश का पालन किया। इस समय अर्णव ने अपनी कई चांदी की सुइयां निकाल ली। गृह स्वामी होश में आया और तुरंत डर के मारे गिड़गिड़ाया, मिस्टर परमार, कृपया इस बार मुझे जाने दीजिए। ओंकार परमार ने जानलेवा इरादे से कहा, तुम दोनों कमीनों ने मुझे फंसाने, मुझे धोखा देने, मुझे जहर देने, मेरी पारिवारिक संपत्ति चुराने और यहां तक कि मेरी जान को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। तुम्हें छोड़ दूं? कमीने, अपने तर्कों पर अमल करो। शेरशाह उसका सच्चा विश्वास पात्र है, इसलिए कोई बहाना नहीं है। गृह स्वामी पंचानन का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें पता था कि आज उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वे ऐसा करने को तैयार नहीं थे। वो अपनी आंखों के सामने सफल होने वाले थे। परमार परिवार से अरबों की संपत्ति प्राप्त करने वाले थे। उनके पास अपनी पत्नी और बेटे के साथ जीवन भर में खर्च करने जितना धन होने वाला था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। हालांकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि अर्णव ने क्या किया, लेकिन वे जानते थे कि इसी युवक ने उनका नाश किया था। इसलिए वे गुस्से से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। अर्णव, बस मेरा इंतजार करो। अगर तुम भूत भी बन गए तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उनकी बात पूरी होने से पहले ही किसी ने उनके मुंह में तौलिया ठूंस दिया और उन्हें विला से बाहर खींच लिया। दोनों के बाहर जाने के बाद मिस्टर परमार को बदला लेने के बाद कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वे सोफे पर दुब के बैठे रहे। अब उसके लिए सबसे बड़ा झटका बैसाखी का विश्वासघात या दो लोगों की हत्या नहीं है, बल्कि यह है कि उसका कोई बेटा नहीं है। इस साल वो भाग्योदय के करीब पहुंच रहा है और अगर उसे कोई समस्या भी नहीं है तो भी उसके दूसरा बच्चा होने की संभावना कम ही है। इसका मतलब है कि इस जीवन में उसके कभी कोई बच्चा नहीं होगा और परमार परिवार की विशाल संपत्ति का कोई वारिस नहीं होगा। अर्णव ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि एक सिरिंज लेकर कमरे के बाहर आया और लक्षित से कहा, लक्षित, यहां आओ और थोड़ा खून दो। खून? क्यों? हालांकि लक्षित थोड़ा उलझन में था, फिर भी उसने अपने अच्छे भाई पर भरोसा जताते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मोटी भुजा आगे बढ़ा दी। खून लेने के बाद अर्णव ने कहा, ठीक है, तुम्हें यहां कुछ नहीं करना है, रेस्टोरेंट वापस जाओ। ओह! लक्षित बिना कुछ कहे परमार परिवार के विला से चले गए। अर्णव और डायरेक्टर जोशी फिर से अगले कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद ओंकार परमार के पास लौट आए। ओंकार परमार अभी भी उदास भाव से सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे पर तब से कोई बदलाव नहीं आया था जब वे अभी अभी गए थे। मिस्टर परमार, क्या आप ठीक है? अर्णव ने पूछा। ठीक है। ओंकार परमार मानो किसी सपने से जागे हों और होश में आने के बाद बोले, मुझे माफ करना डॉक्टर अर्णव, मेरा परिवार बदकिस्मत है और मैंने आपको हंसाया। हालांकि उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराहट दी, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे और वे 10 साल बड़े लग रहे थे। रोनित की घटना का उस पर गहरा असर पड़ा। वो बिना किसी हिचकिचाहट के गृह स्वामी पंचानन को मार सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के साथ कैसे पेश आए। हालांकि ये तय हो चुका है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार उसने 3 साल तक उसे पालने में अपनी पूरी मेहनत लगाई है। सबसे अहम बात यह है कि उसका कोई बेटा नहीं है। उसने तो अभी अभी बैसाखी और गृह स्वामी पंचानन को मारने और फिर उस अनजान रोनित को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में भी सोचा था। अर्णव उसके मन की बात अच्छी तरह समझ गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर परमार, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। ओह! ओंकार परमार ने बस सिर हिलाया। हालांकि आज उसने उसकी जान बचा ली, लेकिन अपने परिवार में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद उसे कोई अच्छी खबर सूझ नहीं रही थी। अर्णव ने पेपर का एक और टुकड़ा दिया और कहा, पहले इसे देख लो। ओंकार परमार ने असमंजस में उसे देखा और कहा, यह क्या है? देखते ही पता चल जाएगा। ओंकार परमार ने पेपर लिया और बस उस पर एक नजर डाली। वो उत्साहित हो गया और सोफे से उछल पड़ा। वो खड़ा हो गया, उसके हाथ कांप रहे थे। ये एक और पितृत्व परीक्षण का परिणाम है। इसमें लिखा है कि लक्षित और कार परमार के पितृत्व परीक्षण के परिणाम 99% समान है और वो उसका बेटा है। लेकिन जल्द ही वो फिर से शांत हो गया। अर्णव को अजीब नजरों से देखा और बोला, डॉक्टर अर्णव, ये लक्षित कौन है? ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मिस्टर परमार, कृपया बैठ जाइए और धीरे से मेरी बात सुनिए। अर्णव ने कहा, मिस्टर परमार, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आज आपका निदान करने आपके दरवाजे पर क्यों आया? ओंकार परमार ने अलग तरह से कहा,
क्या बैसाखी ने ही आपको यहां नहीं बुलाया है? नहीं, अर्णव ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं, तो बैसाखी को एक दिन मेरे दरवाजे के सामने घुटने टेकने होंगे। बस वो पहले की बात है। उसके बाद तुम्हारे परमार परिवार ने एक के बाद एक बहुत सी गंदी हरकतें की। मेरे उसूलों के मुताबिक मैं किसी भी हालत में तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। ओंकार परमार ने पूछा, ये किस लिए है? क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त लक्षित है। अर्णव ने कहा, लक्षित मेरा अच्छा भाई है। मैं बचपन से ही अनाथ था। उसका कोई पिता नहीं है। हम दोनों के बीच का रिश्ता सगे भाइयों से भी बेहतर है। कुछ समय पहले मैंने देश के विशेष विभाग के एक मित्र से हमारे दोनों भाइयों के जीवन के अनुभवों की जांच करने में मदद मांगी थी। पता चला कि आप लक्षित के पिता हैं और गृह स्वामी पंचानन के बारे में सारी जानकारी संयोगवश मिल गई। ये, ओंकार परमार ने फिर भी हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर अर्णव, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे ऐसा बेटा कैसे हुआ, क्योंकि मैं लंबे समय से शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा हूं। अर्णव ने कहा, जहां तक मुझे पता है, श्री परमार का शरीर हांगकांग पहुंचने के बाद घायल हो गया था, लेकिन वो पहले ठीक थे। ओंकार परमार ने कहा, यह सही है, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरा बेटा कहां से आया। अर्णव ने उसकी ओर देखा और कहा, मिस्टर परमार, क्या आप आंटी बिमला को भूल गए हैं? बी मला। ओंकार परमार की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। उसने अर्णव का हाथ पकड़ लिया और उत्साह से चिल्लाया, क्या आपका मतलब है ये बिमला का बेटा है? अर्णव ने कहा, सटीक रूप से कहें तो वो आप दोनों का बेटा है। आपके चित्तौड़ छोड़ने के बाद आंटी बिमला को पता चला कि वो गर्भवती है, इसलिए उसने बच्चे को जन्म दिया और आज तक उसे खुद ही पाला है। ये परिणाम लक्षित के अपने ज्ञान को ग्रिस्मा की जांच के परिणामों के साथ मिलाकर निकाला गया था। पता चला कि ओंकार परमार और मां बिमला प्रेमी थे, जो कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपने परिवारों के विरोध के कारण अंततः एक दूसरे से नहीं मिल पाए। वो गुस्से में राजगढ़ शहर छोड़कर हांगकांग शहर में काम करने चला गया। हालांकि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वो राजगढ़ शहर लौट आया, लेकिन उसने बिमला को कभी देखा नहीं था। ये तो दूर की बात है कि उसका इतना बूढ़ा बेटा भी है। उसकी समझ में इतने सालों बाद बिमला की शादी हो जानी चाहिए थी और बच्चे होने चाहिए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिभेद प्रेमी जोड़े के बीच हुई शारीरिक संबंध से एक बेटा जन्म लेगा, जिसके बारे में वो खुद ही नहीं जानता था, और दबाव के कारण उन्हें अलग होना पड़ेगा। कि वो इतने सालों तक अकेली रही और फिर भी अपने बेटे का पालन पोषण किया। ये खबर सुनकर ओंकार परमार खुशी खुशी जमीन पर इधर उधर टहलने लगा। वाह, बहुत बढ़िया, मेरा कोई छोटा बच्चा नहीं है, मेरा एक बेटा है। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और कहा, मिस्टर परमार, जहां तक मुझे पता है, आंटी बिमला इतने सालों से आपसे बहुत नाराज है। क्या अब आपको सोचना चाहिए कि दूसरों से माफी कैसे मांगे और उनका कर्ज कैसे चुकाए? हाँ, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, उनकी मां और बेटे को छोड़ना मेरी ही गलती थी। मैं अभी उनसे माफी मांगता हूं। मुझे उनकी माफी जरूर चुकानी चाहिए। अचानक ऐसी खबर सुनकर ओंकार परमार का सिर घूम गया और उनका दिमाग थोड़ा थक गया। जैसे ही वो बाहर जाने वाले थे, अर्णव ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, मिस्टर परमार, पहले शांत हो जाइए। मुझे लगता है कि आपको आंटी बिमला से मिलने जाने से पहले अपने झूठी पारिवारिक मामले निपटा लेने चाहिए। आप सही कह रहे हैं, हमें पहले यहां के मामले निपटा लेने चाहिए और फिर बिमला को घर ले जाना चाहिए। ओंकार परमार ने शांत होने के लिए अपना चेहरा जोर से रगड़ा और फिर कहा, डॉक्टर अर्णव, पहले उस कुतिया बैसाखी से छुटकारा पा लेते हैं। प्राचीन औषधि उद्यान के गेट के सामने बैसाखी अभी भी घुटनों के बल बैठी थी। हालांकि उसके आसपास बहुत से लोग देख रहे थे और कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें भी ले रहे थे। उसने ध्यान नहीं दिया। हालांकि घुटनों के बल बैठना थोड़ा शर्मनाक लग सकता है, लेकिन ऐसा करने से ओंकार परमार निश्चित रूप से असीम रूप से आभारी होंगे। उसके मरने के बाद सारी संपत्ति उसकी और उसके बच्चों की होगी। ओंकार परमार की अरबों खरबों की संपत्ति के बारे में सोचते हुए, चाहे कुछ भी हो, ये इसके लायक है। अर्णव के लिए उसके मन में ज्यादा चिंताएं नहीं थी। आखिरकार वो तो बस एक प्राचीन चिकित्सा शास्त्री थी और वो जहर यूरोपीय और विदेशी पश्चिमी चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित नवीनतम जहर था। उसने वादा किया था कि इसका कोई मारक नहीं होगा, इसलिए उसकी राय में अर्णव का वहां जाना व्यर्थ था और कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो ओंकार परमार को ठीक कर सके। आखिरकार शाही राजधानी के प्राचीन चिकित्सा विशेषज्ञ भी असहाय थे। उसने भविष्य में 3 लोगों के परिवार के सुखी जीवन के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन इस समय ओंकार परमार की रोल्स रॉयस के नेतृत्व में कारों का एक काफिला वहां से गुजरा। जब कार का दरवाजा खुला तो बैसाखी ओंकार परमार को कार से बाहर निकलते देखकर चौंक गई। क्या हो रहा है? क्या अर्णव ने सचमुच उसकी बीमारी ठीक कर दी है? ऐसा कैसे हो सकता है? कार से उतरकर ओंकार परमार बैसाखी के पास गया, उसे शांति से देखा और बोला, क्या हुआ?
लगता है तुम सचमुच मुझे देखकर उदास हो। तभी परमार परिवार के दर्जनों अंगरक्षकों के साथ शेरशाह ने सभी दर्शकों को तितर बितर कर दिया और किसी को भी देखने नहीं दिया। नहीं, नहीं, पतिदेव, आपकी बीमारी ठीक हो गई है ना? मैं आपको ठीक होते देखकर इतनी खुश थी कि कुछ देर तक मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बैसाखी जमीन से उठी, उसके चेहरे पर पहले जैसा उत्साह लौट आया। आखिरकार परमार परिवार की संपत्ति ओंकार परमार के हाथ में थी और उसे उसे खुश करना था। जहां तक इस बार किसी को न मारने की बात है तो एक और मौका मिल सकता है और आगे और भी मौके मिलेंगे। अफसोस की बात है कि ओंकार परमार को पहले से ही मामले की सच्चाई पता थी और अब वो धोखा नहीं खा सकता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, निराशा तो निराशा ही होती है, इतना खुश होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। पतिदेव, आप क्या कह रहे हैं? बैसाखी ने चेहरे पर बेहद दुखी भाव के साथ कहा, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी और आपका इलाज करने के लिए मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। मैं इतनी देर से यहां घुटनों के बल बैठी हूं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, जब आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो ये दवा की शीशी ले लीजिए। ओंकार परमार के बोलने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी दवा की शीशी बैसाखी के चेहरे पर फेंक दी। जल्दी से ले लो। बैसाखी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, जिसका मतलब था कि ओंकार परमार को पहले से ही पता था कि दवा जहरीली है, लेकिन वो इसे वैसे भी नहीं लेगा क्योंकि अर्णव के अलावा कोई भी इस तरह की दवा के बारे में कुछ नहीं कर सकता था और वो खुद को वैसे भी विषमुक्त नहीं कर पाएगा। पति, मैं गलत थी। अब वो जानती थी कि वो इसे किसी भी कीमत पर छुपा नहीं सकती। उसके दिमाग में कुछ विचार तेजी से घूमने के बाद वो ओंकार परमार के सामने घुटनों के बल बैठ गई। पति, मैं एक पल के लिए उलझन में थी। मेरे बेटे की खातिर कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। उसकी राय में जब तक वो इस आपदा से कुछ समय के लिए बच सकती है, वो गृहस्वामी पंचानन के साथ अन्य तरीकों पर चर्चा कर सकती है और ओंकार परमार के रोनित पर स्नेह के कारण वो निश्चित रूप से उसके साथ कुछ नहीं करेगा। लेकिन नतीजे ने उसे फिर निराश कर दिया। ओंकार परमार सख्ती से चिल्लाया, कुतिया, तू मुझसे कब तक झूठ बोलेगी? क्या तुझे नहीं पता कि बच्चा किसी का है? क्या? बैसाखी के चेहरे पर फिर से अचानक भाव बदल गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ओंकार परमार रोनित का राज भी जानता होगा। पति, तुम क्या कह रही हो? रोनित तुम्हारा बेटा है। हमने डीएनए टेस्ट करवाया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हांगकांग सिटी वापस चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ दोबारा टेस्ट करवा सकता हूं। पहचान वापस? क्या तुम अभी उस डॉक्टर को ढूंढ रही हो जिसे तुमने रिश्वत दी थी? मैंने अभी हांगकांग सिटी को फोन किया है और डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है। ओंकार परमार ने बैसाखी के मुंह पर नवीनतम डीएनए टेस्ट के नतीजे फेंकते हुए कहा, हम दोनों के पास सही ब्लड ग्रुप भी नहीं है। तुम्हें और क्या कहना है? ये बैसाखी भी बहुत चालाक है। जोरदार झटके के बाद वो तुरंत होश में आई, दौड़कर ओंकार परमार की जांघ से लिपट गई और बोली, पतिदेव, मुझे माफ कर दो। उस कमीने गृहस्वामी पंचानन ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहती थी। कुतिया, ओंकार परमार ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। उसकी आंखें घृणा से भरी थी। पहले पंचम रोड़ी ने तुम दोनों के बीच की गंदी हरकतों के बारे में साफ साफ बता दिया है और तुम अभी भी बहस करना चाहती हो। पंचम रोड़ी शब्द सुनकर बैसाखी पूरी तरह से निराश हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ओंकार परमार को यह बात इतनी साफ साफ कैसे पता चल गई, जबकि वो कुछ ही घंटे दूर रही थी। ओंकार परमार ने सख्ती से कहा, हमारे रिश्ते की खातिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुमने इतने सालों में हमारे परमार परिवार से बहुत पैसा लूटा है और तुमने पैसों के लिए मुझे मारने की कोशिश की। तुम्हें बाकी जिंदगी जेल में बितानी होगी। तभी सायरन बजा और एक दर्जन सुरक्षा पुलिस अधिकारी बैसाखी को सीधे पुलिस की गाड़ी में ले गए। अर्णव ने बैसाखी की ओर देखा, जो किसी हत्यारे स्वर की तरह रो रही थी, और उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा इंसान बुराई करने पर तुला होता है और किसी दया का पात्र नहीं होता। घर का काम निपटाने के बाद ओंकार परमार ने उससे कहा, डॉक्टर अर्णव, इस बार मैं सचमुच आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वरना मुझे पता नहीं कैसे मर जाता। मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। आपको लक्षित और आंटी बिमला की भरपाई के बारे में सोचना चाहिए। अर्णव ने आगे कहा, जैसे कि मुझे पता है, जब आंटी बिमला को लक्षित की कोख में बढ़ने के बारे में पता चला होगा, आंटी बिमला शादी के लिए पूछा होगा। आप दोनों कोर्ट मैरिज भी किया था, लेकिन जब पारिवारिक शादी करने की बारी आई तुम दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण दोनों अलग हो गए और आपने सोचा कि आंटी किसी दूसरे से शादी कर लिया है और सक्सेसफुल होकर लौटने के बाद आप आंटी को नहीं ढूंढे। लेकिन दूसरी तरफ आपकी परिस्थिति को समझकर आंटी आपको हांगकांग जाने का प्रोत्साहन के लिए अलग होने का झूठा इशारा दिया, इस उम्मीद में कि आप जब सक्सेसफुल होकर लौटोगे तो तुम अपना डिसीजन खुद ले पाओगे और उन्हें ढूंढने आओगे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी रिश्ता पिछले रिश्तेदारों से तोड़ भी ली। लेकिन अफसोस, ये आपको समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है
शादी को इतने साल बीत जाने के बावजूद वो आपको अपने दिल में नहीं भूली होगी। उनकी माफी पाना आसान नहीं है। ओंकार परमार ने कहा, हाँ, मैं उनका बहुत एहसानमंद हूं, लेकिन चिंता मत करो, मैं उनकी भरपाई करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी माफी जरूर लूंगा और परिवार को फिर से मिलाऊंगा। वो इस समय सचमुच बहुत भावुक हो रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि वो बैसाखी के साथ बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत इतनी क्रूर होगी कि न केवल परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती थी, बल्कि खुद को भी मार डालना चाहती थी। मां बिमला बिल्कुल इसके विपरीत थी। इन वर्षों में उसके लिए यह जानना असंभव नहीं था कि वो मौजूद है, लेकिन उसने चुपचाप अपने बेटे का पालन पोषण किया और कभी खुद से कुछ नहीं मांगा। ओंकार परमार ने अर्णव से कमला रेस्टोरेंट का पता लिया और फिर लोगों के साथ चला गया। उसने अर्णव को अपने साथ आने के लिए नहीं बुलाया। उसे हमेशा लगता था कि बाहरी लोगों के आसपास होने पर उसकी पत्नी और बेटे से माफी मांगने जैसी बात थोड़ी असहज होगी। अर्णव उद्यान लौट आया और मरीजों का निदान करने लगा, लेकिन 1 घंटे से भी कम समय बाद ओंकार परमार अपमानित भाव से अंदर आया। इस समय हांगकांग का यह दिग्गज पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। जब वो गया तो उसने सूट और टाई पहनी हुई थी और बहुत खुश था। अब उसके बाल मुर्गी के बाड़े जैसे हो गए हैं। उसके चेहरे पर अभी भी कुछ खूनी खरोंचे हैं और उसका सूट भिखारियों के पहनावे में बदल गया है। अर्णव हंस पड़ा, उसे अगले कमरे में खींच लिया और बोला, मिस्टर परमार, क्या हो रहा है? क्या आंटी बिमला ने तुम्हें पीटा? लक्ष्य तुम्हें अपना पिता नहीं मानता? हाँ डॉक्टर अर्णव, आप सचमुच सब कुछ जानते हैं, ओंकार परमार ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ कहा। लक्षित का रवैया बेहतर था, लेकिन बिमला ने मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और मुझे सीधे बाहर निकाल दिया। अर्णव ने कहा, मिस्टर परमार, आप 20 साल से भी ज्यादा समय से मेरे बहुत एहसानमंद हैं। आंटी बिमला को थोड़ा गुस्सा आना चाहिए। हाँ, मुझे ये पता था, इसलिए जब उसने मुझे मारा तो मैंने विरोध नहीं किया। मुझे लगा कि जब वो अपना गुस्सा निकालेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी उसने मुझे बाहर निकाल दिया। ओंकार परमार ने उत्सुकता से कहा, डॉक्टर अर्णव, मेरे पास सचमुच कोई विकल्प नहीं है। लक्षित और बिमला के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। आप मेरे लिए मध्यस्थता क्यों नहीं करते? जब तक आप इस बार मेरी मदद कर सकते हैं, मैं आपकी इस महान कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत सारे सुख दुख देखे हैं। पहले तो वो गंभीर रूप से बीमार था और मरने वाला था। फिर वो ठीक हो गया, लेकिन उसे पता चला कि उसका बेटा उसका नहीं रहा और उसकी पत्नी भी उसकी नहीं रही। जब वो निराशा में डूबा था, तभी उसे पता चला कि उसका पहला प्यार अभी भी उसकी रास्ता दिख रही और उसका एक बड़ा बेटा है जिससे वो बहुत खुश हुआ। नतीजतन उसने इस उत्साह का फायदा उठाया और निराश होकर लौट आया और फिर से गर्त में गिर गया। न तो मां बिमला और न ही लक्षित ने उसे पहचाना और उसके सामने खड़ा युवक एक बार फिर उसकी आखिरी जान बचाने वाला सहारा बन गया। अर्णव ने कहा, मिस्टर परमार, हालांकि मैं आपके साथ हूं, लक्षित मेरा भाई है और आंटी बिमला भी मेरे साथ बहुत अच्छी है, लेकिन मैं वास्तव में इस तरह की चीजों में आपकी मदद नहीं कर सकता। आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। ओंकार परमार ने उत्सुकता से कहा, मैं सच्चाई समझता हूं, लेकिन आपको हमेशा मुझे रास्ता खोजने में मदद करनी होगी। अब तो वे मुझे अंदर भी नहीं आने देंगे। ठीक है, अर्णव ने कहा, मुझे बताओ कि अभी क्या हुआ और तुम माफी मांगने कैसे गए? उसकी मदद करने की मुख्य वजह लक्षित का चेहरा था। आखिरकार अच्छे भाइयों का एक परिवार के रूप में फिर से मिलना एक खुशी की बात थी। ओंकार परमार ने कहा, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैंने सीधे किसी से पूरे रेस्टोरेंट की बुकिंग करने को कहा और फिर 10 अरब का नकद चेक और परमार समूह के सभी इक्विटी हितों के लिए एक हस्तांतरण अनुबंध तैयार किया। मेरी पिछली योजना के अनुसार सभी शेयर लक्षित के नाम पर स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। आखिरकार वो मेरा बेटा है और 1000 करोड़ का चेक जिहान की जेब खर्च माना जाता है। यह सुनकर अर्णव की भौहें तंग गई और उसने कहा, मिस्टर परमार, आप इतने सालों से उन माम बेटे के कर्जदार हैं। क्या आपको लगता है कि यह मामला पैसों से सुलझाया जा सकता है? ओंकार परमार ने चिंता से कहा, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन अब मैं बस इतना ही कर सकता हूं। मेरे पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है। अर्णव ने कहा, लेकिन आप लोगों को ऐसा आभास देते हैं जैसे आप लोगों पर पैसा लुटा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रसिद्धि और मीडिया में मौजूदगी के बावजूद क्या आंटी बिमला आपके अस्तित्व को नहीं जान सकती? क्या वो नहीं जान सकती कि अब आप अमीर हैं? अगर उसे पैसों की परवाह होती तो वो बहुत पहले ही आपको ढूंढने निकल पड़ती। वो इतने सालों तक गुमनामी में कैसे रह सकती थी? ओंकार परमार ने उलझन भरी नजरों से कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? जाहिर है आप इतने सारे अंगरक्षक लाए और पूरे रेस्टोरेंट को साफ कर दिया। दूसरों की नजरों में आप अपनी ताकत, अपनी शैली और अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं और ये चीजें जो आप दिखाते हैं वे आंटी बिमला और लक्षित नहीं चाहते। ओंकार परमार ने उसका हाथ पकड़ा और उत्सुकता से कहा, डॉक्टर अर्णव,
आपको मेरी मदद करनी चाहिए। जब तक तुम मां बेटे को मुझे पहचानने में कामयाब कर सको, मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूं। अर्णव ने कहा, दरअसल सबसे अच्छा तरीका यही है कि बेशर्मी से पेश आओ और धीरे धीरे उन पर अपना प्रभाव डालो। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है और तुम 3 लोगों का परिवार हो। ओंकार परमार ने कहा, नहीं, मैं बहुत गुस्सैल स्वभाव का हूं और मेरा बच्चा 20 साल का हो चुका है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अर्णव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ओंकार परमार सिर हिलाते रहे और बोले, ठीक है, जब तक मैं कर सकता हूं। वे दोनों मुझे माफ कर देते हैं और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले अपने अंगरक्षकों को हटा दो और अपना रईस वाला अंदाज छोड़ दो। ओंकार परमार ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूं। और क्या है? अर्णव ने आगे कहा, अपने कपड़े आम लोगों के कपड़े पहन लो, जितने ज्यादा साधारण उतना अच्छा। ओंकार परमार शेरशाह की ओर मुड़े और बोले, क्या तुमने सुना? जाओ, जल्दी से मेरे लिए खरीद लो, सस्ते ठेले का सामान खरीद लो। शेरशाह ने सहमति जताई, मुड़कर बाहर भाग गए। अर्णव ने कहा, यह सबसे जरूरी बात है, इससे आंटी बिमला तुमसे नफरत नहीं करेंगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें माफ कर दे, तो तुम्हें कुछ तैयारी करनी होगी। सोचो कि तुम्हें क्या उपहार लाना चाहिए। अपना इक्विटी ट्रांसफर लेटर और चेक तो छोड़ो। ओंकार परमार ने कहा, एक विला और एक कार ठीक होगा? मिस्टर परमार, क्या तुम पैसों के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? पैसा अच्छी चीज है, लेकिन आंटी बिमला को तो इसकी परवाह ही नहीं है। डॉक्टर अर्णव, कृपया मुझे यह सोचने में मदद करें कि मुझे क्या उपहार देना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता। अर्णव ने कहा, जरा सोचो, जब तुम आंटी बिमला के साथ थे तो तुम उसे क्या देते थे जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होता था? उसे क्या पसंद है? ओंकार परमार ने गहराई से सोचा और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, जिहान उस समय बांसुरी बजा सकती थी और उसकी पसंदीदा बांसुरी थी। मैंने एक बार उसके जन्मदिन पर उसे बांस की बांसुरी दी थी। मैंने उस समय उससे यह भी कहा था, जब मैं भविष्य में अमीर हो जाऊंगा तो तुम्हें एक जेड बांसुरी जरूर दूंगा। यह अफसोस की बात है कि इतने सालों बाद चीजें बदल गई हैं और लोग बदल गए हैं। मैं जरूर अमीर हूं, लेकिन मैंने उस समय किया अपना वादा पूरा नहीं किया। अर्णव ने कहा, तो ये तोहफा यही है। ओंकार परमार ने कहा, लेकिन अब मुझे अचानक जेड बांसुरी कहां मिलेगी? मेरे पास एक है, इसे ले लो और इस्तेमाल करो। अर्णव ने कहा और उस घमंडी लड़के से छीनी हुई जेड बांसुरी निकाल ली। बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर अर्णव, आप सचमुच मेरे लिए नेक इंसान हैं। ओंकार परमार ने मुस्कुराते हुए जेड बांसुरी अपने हाथ में ले ली। इसी समय शेरशाह ने भी कपड़े खरीद लिए। कपड़े बदलने के बाद वो अब पहले जैसा अमीर और रौबदार नहीं लग रहा था। वो ज्यादा सरल और मिलनसार लग रहा था। उसने अपने अंगरक्षकों को विदा किया, जेड बांसुरी ली और अर्णव के साथ कमला रेस्टोरेंट की ओर दौड़ पड़ा।